फेम कैसा लग रहा है आपको? ऑनेस्ट आंसर इज आई फील वेरी ग्रेटफुल, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था. देयर वाज दिस मेगा ट्रेंड दैट आई लुक लाइक राजू की मम्मी इन 3 Idiots. एंड आई एक्चुअली मेड अ रील बीइंग राजू की मम्मी. ये होता है कि जो यंग फीमेल प्रोफेशनल्स है उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में. अब बदल रहा है, एंड अगर चेंज नहीं हो रहा है जहाँ जहाँ, इल गेट कॉल्ड अप दोज मैनेजर्स आउट, अगर वो विमेन को सपोर्ट नहीं कर रही है अपनी टीम में. यू नो, देयर आर अ लॉट ऑफ गुड मेन, एंड वही एक लीडरशिप स्टाइल वर्क करती है जिसको मोर अल्फा बोलते हैं. लड़कियों के लिए एक फीलिंग ऑफ लोनलीनेस विद इन रिलेशनशिप, ये सारी जागती है. फीलिंग ऑफ लोनलीनेस विद इन रिलेशन. या बहुत कॉमन होता है कि आप बिस्तर पे साथ हो बट यू नो दिल में कहीं और हो, मतलब लोनली शेयरिंग द बेड विद समबडी. एनिमल के बारे में ये भी कहना चाहूंगा कि द ट्रूथ इज इन द नंबर्स. बहुत सारे लड़कों ने इस फिल्म को देखा है. कभी कभी लोग इतना बह जाते हैं, इससे रिलेटेड जो अब्यूज एंड अग्रेशन निकलेगा उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं. डर के आगे जीत है स्टोरीज ऑन टीआरएस में फिर से आपका स्वागत है. कहा जाता है कि भारत में 20% ऑफ द वर्कफोर्स ओनली इज वुमेन, यानी कि जो टोटल वर्कफोर्स है उसमें से सिर्फ 20% लड़कियां हैं. विनीता सिंह आज के ज़माने में शार्क टैंक इंडिया के बाद, शुगर कॉस्मेटिक्स की ग्रोथ के बाद एक एंटरप्रेन्योरशिप की आइकॉन बन चुकी है, पर हमारे देश के सारे फीमेल प्रोफेशनल्स के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है. आज के पॉडकास्ट में हमने सिर्फ इनकी कहानी को कवर नहीं किया, इनकी साइकोलॉजिकल साइड को जाना. बहुत सारे प्रेजेंट और रेलेवेंट टॉपिक्स को कवर किया गया आज के स्पेशल एपिसोड में. इसी तरह हमारे और 16 एपिसोड्स इस सीरीज के आप देखिए, ताकि आपको हिम्मत मिले, ताकि आपको इंस्पिरेशन मिले और ताकि आप हमारे देश के लेजेंड से उनकी डर और हिम्मत की कहानियों से ज़्यादा सीख सकें. यह है विनीता सिंह ऑफ शुगर कॉस्मेटिक्स ऑन TRS. माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है स्टोरीज में विनीता सिंह का स्वागत है. आप कैसे हो? बहुत अच्छी हूँ एंड बहुत एक्साइटेड हूँ. मेरी लाइफ में ऑलरेडी 2 रणवीर हैं, तो ये तीसरे रणवीर से मिलने की मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट थी, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. क्या तीनों रणवीर्स में सिमिलैरिटीज हैं? बहुत ज़्यादा एक्चुअली. No, at least the 2 रणवीर्स that I've known, and I think आप भी बहुत सिमिलर हो. I think दोनों, which is my son, मेरा बड़े बेटे का नाम रणवीर है, एंड ऑफ कोर्स रणवीर सिंह जो हमारा इन्वेस्टर एंड पार्टनर है. I think दोनों बहुत ही लाइक बबली एंड फॉर एवर ओवर एक्साइटेड रहते हैं, पर एक्चुअली टू द कोर बहुत ज़्यादा मच्योर एंड ऑल्सो काइंड है. So I feel I get the same vibe from you. So I think you're fitting into that Ranveer framework, which is why I'm looking forward to this. Okay, मैं अभी खुद के सवाल पूछूंगा आपसे. हाँ. जो मैं नॉर्मली आपसे पूछता अगर हम पार्टी में मिलते हैं और ना कि पॉडकास्ट. अच्छा, okay. क्योंकि कुछ लोगों के साथ बस ऑर्गेनिक इंटरेक्शन करनी होती है, कुछ लोगों के साथ पॉडकास्ट प्लान करने होते हैं, इसलिए मैंने बाहर आपसे बात नहीं किया. Okay. मुझे ये जेन्युइनली जानना है क्योंकि इस चीज़ से मुझे थोड़ा डर लग रहा है लाइफ में. जो मैंने आपसे अब कहा कि कंटेंट क्रिएशन से ग्रोथ मिल रही है, बिजनेसेस भी ग्रो कर रहे हैं, एटलीस्ट खुद के जर्नी और पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग मैंने ये देखा है कि मुझे थोड़ा सा रूथलेस बनना पड़ रहा है बिजनेस में. उस वजह से मैं थोड़ा सा इमोशनलेस भी हो रहा हूँ. खुश हूँ, ठीक हूँ, दुखी नहीं हूँ, पर मुझे ये डाउट हो रहा है कि क्या मैं ज़्यादा ही रूथलेस नहीं बन रहा हूँ. विल इट मेक इट विद माई पर्सनल लाइफ? और फिर मैं ये भी जानता हूँ कि जब आप एक पेरेंट बन जाते हो, आपके बच्चे की वजह से आपकी एम्पैथी बढ़ जाती है, शायद आप ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो. आई थिंक मुझे एक फैमिली लाइफ भी चाहिए और मुझे बिजनेस में भी तोड़ना है. तो क्या सोचना चाहिए मुझे अब? आई एम श्योर यू बीन एट सम वर्जन ऑफ दिस पॉइंट इन द टाइम. टू स्टार्ट विद आई से बीइंग अ पेरेंट, आपको बेटर, आप अपने बिजनेस के CEO हैं, तो आपको बीइंग अ पेरेंट बेटर CEO बनाएगा एंड बेटर कंटेंट क्रिएटर भी बनाएगा. एंड दी अदर वे भी होता है, आप एज अ CEO जब अपना बिजनेस चलाते हैं, दैट डज आई थिंक मेक यू ऑल्सो बेटर पेरेंट. एंड मैं एक्सप्लेन करती हूँ, बट टू स्टार्ट विद आई जस्ट से कि मैं बहुत इमोशनल पर्सन हूँ, एंड बहुत बार कभी कभी डिसीजंस लेने पड़ते हैं विच आर इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. जैसे कभी कभी यू नो लोगों से जिनसे बहुत सालों के साथ काम किया है, समटाइम्स वो नहीं
दे डोंट वर्क एनी मोर एंड देन आपको उनके साथ वो टफ कॉन्वर्सेशन करनी पड़ती है जहाँ पे डायरेक्शंस पार्ट होती हैं और मेरे लिए वो कॉन्वर्सेशंस बहुत मुश्किल होती है मतलब मैं एक महीने तक प्रैक्टिस करती हूँ सोचती हूँ बहुत कुछ अब भी बहुत मुश्किल होता है बिकॉज मैं बहुत इमोशनल हूँ मैं मतलब आई बहुत पर्सनली लेती हूँ बिजनेस को एंड आई थिंक काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं बिकॉज इतने सालों तक अपने बेबी के उतर को ऐसे ग्रो करते हैं तो उसकी तरफ इमोशनल होना जायज़ है पर कई बार ये जो डिसीजंस होते हैं ये ऑल्सो बीइंग ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है तो मैंने रियलाइज़ किया है कि जो अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड अवॉइडिंग ऑनेस्टी है उससे कई बार मैं कंपनी का नुकसान ही नहीं उस इंसान का भी नुकसान कर रही हूँ क्योंकि हर इंसान एवरी पर्सन डिज़र्व्स कि उनको करेक्ट फीडबैक मिले आप अगर जस्ट बिकॉज आप किसी को बहुत प्यार करते हैं आप उनको अगर उनका राइट फीडबैक ना दें जिससे वो इम्प्रूव हो पाए तो आप उनको एक डिससर्विस कर रहे हैं सो आई फील दैट मैं अपने आप को बहुत मेंटली कॉन्वर्सेशन करती हूँ हाउ इट मेक्स सेंस गोइंग इन टू दीज कॉन्वर्सेशंस इट्स द राइट थिंग फॉर द पर्सन दैट आई एम हैविंग दिस टफ कॉन्वर्सेशन विद पर काफ़ी सारे मेरे डिसीजंस इमोशन से होते हैं जैसे फॉर इंस्टेंस कोविड के टाइम हम लोग मतलब 2020 में मार्च में हमने 100 करोड़ रेवेन्यू हिट किया था इट वाज अ ह्यूज माइलस्टोन जिसके लिए हमने बहुत साल मेहनत की थी एंड हमारे कॉस्ट स्ट्रक्चर उसके अकॉर्डिंग थे एंड अप्रैल 2020 में सडनली 0 रेवेन्यू हो गया था और हम बैठे थे लेकर अबाउट 2000 एम्प्लॉयज़ एंड बहुत दिनों तक मतलब ये डिबेट चलता रहा कि इसको कैसे हैंडल करना है एंड वन ऑफ द थिंग्स फाइनली ऑफ कोर्स हमने सबको बहुत ऑनेस्टली बताया कि ये सिचुएशन है एंड हमने अपने एम्प्लॉयज़ को पूछा दैट अब यहाँ से हम बचने के लिए मतलब इतनी हमारी रेवेन्यू होती थी जो अब 0 हो गई है हमारी कॉस्ट 7 करोड़ पर मंथ है रेवेन्यू जो हमारा 13-14 करोड़ होता था वो अब 0 हो गया है तो अब इस 7 करोड़ में से कुछ चीज़ें हैं जहाँ रेंट स्टोर का रीनेगोशिएट कर सकते हैं जहाँ हमारा ऑफिस था उनसे हमें वेवर मिल गया था ये कुछ चीज़ें हम रीनेगोशिएट रीस्ट्रक्चर कर देंगे पर इसमें एक सैलरी का हेड है 4 करोड़ का उसका हमें पता नहीं हम क्या करेंगे हमारी कमिटमेंट आपको थी कि हम आपका ध्यान रखेंगे तो एटलीस्ट 5-6 महीने तक तो हम कुछ नहीं करेंगे एंड आपको पे करते रहेंगे बट उसके बाद पता नहीं क्योंकि पैसे भी ख़त्म हो जाएंगे बैंक में इतने ही पैसे बचे हैं एंड व्हेन वी हैड दैट कॉन्वर्सेशन हमने उनको ये भी बोला कि अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास थोड़ी लिक्विडिटी है और आप एक पे कट ले सकते हैं उसके अगेंस्ट आपको दुगना वैल्यू का ईसॉप्स मिलेगा कंपनी में तो आप लीजिए एंड आई रिमेंबर ये ऑप्शन हमने सर्टन लेवल के ऊपर लोगों को ही अबाउट 100 लोगों को ओपन किया था एंड उसमें से ऑलमोस्ट 95 लोग आए जिन्होंने कुछ लोगों ने 100% तक पे कट लिया उस टाइम एंड तो इट वाज अ रैशनल डिसीजन क्योंकि हमने उनको ऑनेस्टली बताया कि हमारी हालत ख़राब है कंपनी में 5-6 महीने से ज़्यादा के पैसे नहीं हैं कोविड से कैसे जूझना है किसी को नहीं पता है कब मार्केट खुलेगा कब हम वापस बिजनेस में जा पाएंगे हमें नहीं पता है तो ये सिचुएशन है एंड हमने उनको ऑनेस्टली रैशनल लॉजिक भी बताया कि इसकी कॉस्ट हम कम नहीं करेंगे तो हम अटक जाएंगे पर एक इमोशनल अप्रोच भी लिया जहां हमने उनको बोला कि यू ट्रस्टेड अस एंड हम आपको लेट डाउन नहीं करेंगे अगर हम आपको लेट डाउन करेंगे एंड ऐसी सिचुएशन आती है तो हम आपको 2 महीने पहले बताएंगे जिससे आप उसके लिए प्रिपेयर कर सको तो आई थिंक देयर इज़ अ वे टू बी रैशनल एंड डू द राइट थिंग अपने बिजनेस के लिए पर still not forget the kindness and the human side that we have और मुझे लगता है कि फाइनली लॉन्ग टर्म में वही मैटर करता है मेरी बहुत इच्छा है कि लोग चाहे 5 साल काम करें या 2 साल काम करें अभी कुछ एम्प्लॉयज़ ने 10 साल कंप्लीट किए बिजनेस में जो भी जाए एटलीस्ट ये बोले कि कंपनी मेरे साथ फेयर थी एंड अच्छे लोग चलाते हैं एंड अगर आप ऐसा कर सकते हो ओवर 20-30-40 साल तो आपके सारे एक्स एम्प्लॉय स्टेक होल्डर बन जाते हैं कई एम्प्लॉयज़ हमारे हैं जैसे मेरी जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है वो मतलब शुरू में हमारे साथ थी फिर उसके बाद कहीं और चली गई बेटर सैलरी के लिए फिर वापस आ गई तो कई लोग वापस आते हैं एंड एट द एंड ऑफ द डे ना बिजनेस को सक्सीड करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ना आइडिया नहीं होता है एग्जीक्यूशन होता है क्योंकि आइडियाज़ करोड़ों लोग के पास है इंडिया इतना कंपेटिटिव है 140 करोड़ लोग इतने इंटेलिजेंट है आइडियाज़ सबके पास हैं
एंड द डिफरेंस बिटवीन अ गुड बिजनेस एंड बैड बिजनेस इज जस्ट एग्जीक्यूशन, एंड एग्जीक्यूशन का एक सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है टीम, एंड वो टीम को सिर्फ लॉजिक से नहीं मोटिवेट किया जाता है, उनको लॉजिक प्लस इमोशन से ही. सो आई फील दैट विच वॉज द बिगिनिंग में मैंने जो बोला, आप अगर डिसाइड करेंगे बिकमिंग अ पेरेंट, इट विल मेक यू बेटर एट द बिजनेस दैट यू डू. एंड बिकॉज आपका वो जो इमोशन है, आपकी जो पेशेंस बढ़ जाती है. मेरे हिसाब से एम्पथी या इमोशन मेरा मदर बनने से बढ़ा नहीं, क्योंकि वो पहले से ही बहुत था, पर पेशेंस बहुत बढ़ गई. कभी कभी ऐसे होता है कि हम लाइक कोई हमारी स्पीड पे सोच नहीं रहा होता है, लाइक इवन शार्क टैंक पे होता है, लाइक कोई समझ नहीं पा रहा होता है, तो इम्पेशेंस हो जाती है. पर बच्चे बहुत पेशेंस सिखा देते हैं, बच्चे सिखा देते हैं लिविंग इन द मोमेंट, एंड वो मैंने बहुत सीखा. एंड आई थिंक आई एम अ मच बेटर लीडर थैंक्स टू द फैक्ट दैट आई हैव चिल्ड्रन. हैविंग सेड दैट, आई थिंक ऑल रिलेशनशिप्स, वो रिलेशनशिप्स लोग की अपने पेट्स के साथ होती है, पेरेंट्स के साथ डीप फ्रेंडशिप्स. तो इट्स नॉट दैट बीइंग अ पेरेंट इज द ओनली वे टू अक्वायर दैट साइड, बट आई थिंक दिस इज द वन थिंग. मतलब मैं अपने करियर के पीक पे थी एंड बॉटम पे थी, दोनों टाइम. मुझे जब लाइफ में किसी ने पूछा ना, अगर आपका सब कुछ ले लें, सारा पैसा, सब करियर आपसे ले लें, वर्सेज आपका फैमिली, व्हाट वुड यू चूज? आई वुड ऑलवेज चूज फैमिली at any point, when I'm in my best phase, when I'm in my worst phase. And that's the only thing that I advise anybody. आप parent बनो ना बनो, but family, friends, वो जो लोग हैं ना, that keeps you grounded, and that's the real you, and that's what आपके death bed पे आपको जिनका साथ रहेगा, तो वो मत भूलो, because it's important. एक्चुअली ये थोड़ी सी एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो सकती है, पर मैं जस्ट आपकी राय जानने की कोशिश कर रहा हूँ. हर इंसान अलग होता है और अलग अलग लीडर्स होते हैं दुनिया में. एक कोई परफेक्ट लीडरशिप स्टाइल नहीं होती. हर कोई अपनी सब्जेक्टिव रियलिटी जी रहा होता है. हमारी एक कॉमन फ्रेंड है राधिका गुप्ता मैम, उन्होंने मुझे बहुत एडवाइस दी है. उन्होंने एक चीज़ कही थी जिसे मैं तब डेफिनेटली मानता था. उन्होंने कहा कि फीमेल लीडर्स, फीमेल बिजनेस ओनर्स मत कहो, बस लीडर्स और बिजनेस ओनर्स कहो. पर मैं ये जेन्युइनली मानता हूँ कि आदमियों और औरतों के बीच लीडरशिप स्टाइल्स का डिफरेंस होता है. ये मैंने ऑब्जर्व करके देखा. क्या आप ये मानते हो कि अलग अलग स्ट्रेंथ्स होते हैं, स्पेशली एज एन एंटरप्रेन्योर? तो जब कोई फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप की बातें कर रहा है, एक अलग वाइब ही होती है फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप की. एंड आई एम सेइंग दिस बेस्ड ऑन ऑल द फीमेल एंटरप्रेन्योर्स आई हैव मेट. No, I 100% agree. I think अगर आप broadly देखें तो 80% women उसमें फिट होंगी, द स्टाइल ऑफ लीडरशिप जो है, 80% मेन, एंड देन वो ऑलवेज एक्सेप्शंस होते हैं जो मेन हु हैव अ डिफरेंट स्टाइल, वुमेन हैव अ डिफरेंट स्टाइल. बट जितने आप, मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है दैट जो मेल लीडर्स होते हैं जनरली दे हैव अ स्टाइल ऑफ, एंड मैं बहुत ट्राई किया था अपनी लाइफ में. मैं जब एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी पे चली थी तो मैंने सब बुक्स, स्टीव जॉब्स, लैरी एलिसन, सारी जितनी एंटरप्रेन्योर्स की बुक्स थी, एंड तब इतनी विमेन की थी नहीं बुक्स मार्केट में, 2006, 5, 6, 7 की बात है, तो वो सब पढ़ डाली थी. एंड मैं सोचती थी कि मुझे उनके जैसे ही बनना है, राइट? एंड उनके जैसा बनना मीन्स ऑफ कोर्स फर्स्टली यू हैव टू बी अ जीनियस, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी एक अग्रेसिव विजनरी स्टाइल होती है, जहाँ आप एक एम्बिशन पेंट कर पाते हो. एक रूम ऑफ से इन्वेस्टर्स को ले लो या फिर अपने कुल एम्प्लॉयज़ को ले लो, आप उनको एक 20 साल में दुनिया बदल देंगे का विजन पॉइंट कर पाते हो. मेरा जो नेचुरल स्टाइल ऑफ वर्किंग था ये उससे काफ़ी उल्टा था, जहाँ मैं बहुत ही ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट थी. तो मैं ऐसा लाइक किसी को अगर मैं अपने टीम में लाती थी इन्वेस्टर, तो मैं हमेशा लाइक एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट देती थी कि दिस इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट. एंड मुश्किल होता है स्टार्टअप में, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एंड होपफुली आपके जो ईसॉप्स हैं इतने बड़े होंगे, बट रिस्क भी होती है. एंड लाइक ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी एंड वल्नरेबिलिटी, वो मेरा स्टाइल था, जो बिल्कुल ऑपोजिट है इसका, राइट? बिकॉज यहाँ पे द मोमेंट आप सेल कर रहे हो एक विजन, तो थोड़ी लेवल ऑफ, आई वोंट से डिसऑनेस्ट नहीं हो, बट एक आप थोड़े से ख्याली पुलाव तो बनाने पड़ते हैं, तो वो पिक्चर पेंट करते हो. जबकि आप अगर बहुत रेडिकली ट्रांसपेरेंट इंसान हो, ऑनेस्ट हो, तो आप जैसे है वैसे बताते हो. एंड ये दोनों बहुत ऑपोजिट स्टाइल्स थी, एंड मैंने बहुत टाइम तक ट्राई किया कि मैं वैसे बनूं.
एंड मैं बहुत सोचती थी कि दिस इज़ द ओनली वे टू सक्सीड, बिकॉज कोई कहानियाँ थी नहीं ऑफ पीपल हु सक्सीडेड इन माई स्टाइल. तो जब मेरा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बिजनेसेस फेल हुए, तो मैंने यही सोचा कि मैं शायद एंटरप्रेन्योरशिप के काबिल नहीं हूँ, क्योंकि मुझे वैसा बनना नहीं आता. अग्रेसिव और विजनरी. अग्रेसिव विजनरी बनना नहीं आता, एंड वही एक लीडरशिप स्टाइल वर्क करती है जिसको मोर अल्फा बोलते हैं. बट समहाउ मैंने सोचा कि ठीक है, मैं मे बी बहुत बड़ा बिजनेस नहीं बना पाऊंगी, पर मुझे ये अच्छा लगता है, तो आई केप्ट गोइंग. एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई रियलाइज कि यू नो नॉट ओनली मी बट देयर वाज अ फाल्गुनी नायर हु फाउंडेड नायका. उन्होंने लिस्टिंग कराई. देयर इज़ अ राधिका गुप्ता एंड देयर इज़ अ नमिता थापर एंड कई गज़ल अलग बहुत सारी विमेन लीडर्स से मैंने जब इंटरेक्ट किया, मैंने रियलाइज़ किया कि काफ़ी सारी मेरी सिमिलर थी इन टर्म्स ऑफ लीडिंग विद वल्नरेबिलिटी, लीडिंग विद ऑनेस्टी एंड स्पेंडिंग मोर टाइम कोचिंग, मेंटरिंग में, रादर देन एक पर्सन 100 लोगों को एक साथ इंस्पायर कर रहा है वर्सेस एक एक करके आप स्पेंड टाइम करके लोगों को कोच कर रहे हो. एंड अगर आप मेरी टीम में देखें तो मोस्ट पीपल जो मुझे आज डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं वो मेरे से 5 साल से ज़्यादा से काम कर रहे हैं. जो विमेन है इन द टीम, दे रियली आर इंस्पायर्ड टू डू मोर, बिकॉज दे थिंक कि अगर ये कर सकती है, ये तो कितनी नॉर्मल सी इंसान है, अगर ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ. एंड आई थिंक उसकी भी बहुत पावर है. सो आई फील दैट नाउ मैं अब जब फेलियर्स थोड़े कम हुए हैं, आई कैन से कॉन्फिडेंटली कि दिस ऑल्सो वर्क्स. पर नहीं तो 10-12 साल से तो मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं था ये बोलने का कि दिस वर्क्स. सो मैं कैसे एक थियोरी बनाऊं कि दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप वर्क्स, बिकॉज हमने तो वही पढ़ा था कि अल्फा लीडरशिप वर्क्स, पर ये जो एक डिफरेंट क्लास ऑफ लीडरशिप है जिसको सर्वेंट लीडरशिप बोलते हैं, या फिर कोचिंग, एम्पावरिंग लोगों को, बीइंग वल्नरेबल, बीइंग ऑनेस्ट, ये इसमें आई थिंक विमेन जनरली, एंड इसमें जनरलाइज नहीं कर सकते हैं बिकॉज सब टाइप के लोग होते हैं, बट जनरली विमेन इसमें स्ट्रॉन्गर होती हैं. एंड ये जो जनरेशन चेंज हो रही है, इससे मैंने रियलाइज़ किया है कि फ्यूचर में यही स्टाइल वर्क करेगी. तो शायद ऐसा होगा 10 साल बाद दैट मैन ये बुक्स पढ़ रहे होंगे और सोचेंगे हमें ऐसा बनना है. पर मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत चेंज हो रहा है. 2 बड़े चेंजेस हैं. एक तो है जेनजी लाइफ में किसी को जज नहीं करते हैं. वो आपको बस जज करने के लिए जज करेंगे, बाकी कुछ भी कोई कैसा हो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. उनको ये सारा जो इतना हसल था हमारी जनरेशन में वो बहुत कम हो गया है, बिकॉज I think they're more sorted that way. तो this competition I think Gen Z में कम है. एंड जब women I feel 40 की एज क्रॉस कर देती है ना, तो उनकी लाइफ थोड़ी सॉर्ट हो जाती है. जो 40 तक होता है ना, 15 से 25 लड़ाई हो रही है कि शादी, राइट, बीइंग लाइक्ड, इतना प्रेशर ऑफ बीइंग लाइक्ड, लुकिंग बेटर, कमेंट सोशल मीडिया पे एवरीवेयर ऑन द वे यू लुक. तो 15 से 25 तो हमारी पूरी एज ही उसी में चली जाती है, बीइंग कंपेटिटिव एंड गेटिंग अ गाय. एंड 25 से 40 फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बच्चे, इतना प्रेशर, घर का पूरा बोझ, काम भी कर रहे हो. 40 के बाद ना एक अनलॉक होता है जहाँ दे फाइनली रियलाइज दैट they don't need to suffer and they can live life on their terms. उस टाइम आई फील वो सबसे ज़्यादा आई वुड से माई डेफिनेशन फेमिनिस्ट हो जाती है, जहाँ वो और विमेन को सपोर्ट करती हैं. वो उनके बेस्ट फ्रेंड्स, उनके फ्रेंड्स होते हैं. आप देखिए गर्ल्स ट्रिप का ट्रेंड जो 40+ वुमेन में, इट्स फिनोमिनल, बिकॉज रियलाइजेशन होती है कि सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान आफ्टर माई प्रोबेबली बच्चे एंड हस्बैंड इज मेरी गर्ल फ्रेंड्स, क्योंकि वो समझ सकती हैं कि उस जर्नी एंड वो पेन एंड हाउ डिफिकल्ट थिंग्स आर. एंड दैट फीलिंग ऑफ एम्पथी से हम एक दूसरे को सपोर्ट भी ज़्यादा करते हैं. तो अब मैं देख रही हूँ अगर जेनजी ले लो, 40+ ले लो, तो बीच में कोई बचा ही नहीं है. तो आई फील दैट ये ऐसा शायद पहले था क्योंकि कंस्ट्रेन्ड एनवायरनमेंट था, अब बदल रहा है. एंड आई थिंक 10 साल में तो ऐसा दिखेगा ही नहीं. लोगों को बोलना पड़ेगा, अरे क्या तुम एक दूसरे को ही बचाती रहती हो, एंड लाइक नॉट द अदर वे कि women are bringing other women down. एक जो नोशन था, एंड ये बॉलीवुड में भी बहुत प्रोपगेट हुआ था, आई रियली फील कि ये चेंज हो रहा है. एंड अगर चेंज नहीं हो रहा है जहाँ जहाँ, इट विल गेट कॉल्ड आउट, बिकॉज जेनजी यंगर विमेन विल कॉल दोज मैनेजर्स आउट अगर वो विमेन को सपोर्ट नहीं कर रही हैं अपनी टीम में.
ये होता है कि जो यंग फीमेल प्रोफेशनल्स है उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में, देखिए होता है एंड बट ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग अदर देन प्रोफेशनल परफॉर्मेंस. सी प्रोफेशनल परफॉर्मेंस बहुत सब्जेक्टिव चीज़ होती है एंड जैसे ट्रेडिशनली क्या होता था, एक बॉयज़ क्लब होता था विच इज़ बेसिकली कि आप स्मोक ब्रेक पे किसके साथ जा रहे हो, आप काम करने के बाद ड्रिंकिंग किसके साथ जा रहे हो, एंड देन वो जो रिलेशनशिप होती है वो डिफरेंट लेयर्स में हो जाती है. बॉस, उसका रिपोर्टी, तीनों लेयर्स में वो रिलेशनशिप है. एंड देन फिर सडनली इट इज़, जब आप एक पर्सनल कनेक्शन होता है तो सारे डिसीजंस जो हैं परफॉर्मेंस रिव्यू वाले वो ऑब्जेक्टिव नहीं होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें सब्जेक्टिव भी होती हैं. तो वहाँ पे आपको एक एज मिल जाती है बिकॉज आप बड़ी हो अपने बॉस के, राइट. तो ऐसा एक कल्चर होता था. बंदियों के साथ अनफॉर्चुनेट नहीं होता था क्योंकि उन्हें जैसे ही काम खत्म हुआ भागना होता था घर पे जाके, बच्चों का ध्यान रखना है. तो विमेन नेवर हैड दैट नेटवर्क. तो विमेन वर मतलब उनको चली भी गई अगर स्मोक ब्रेक में तो लोग ऐसे करके देखते थे कि ये क्यों आ गई है, कोई कनेक्शन ही नहीं था, राइट. सो आई थिंक तो विच इज़ वाई आई फील कि विमेन काफ़ी बार प्रोफेशनल सिस्टम्स में निग्लेक्ट होती थी. दूसरा आई थिंक स्ट्रक्चरली जो परफॉर्मेंस के क्राइटेरिया होते हैं उसमें ये सारे क्राइटेरिया जो है असर्टिवनेस, अग्रेशन, सेल्फ प्रमोशन, अपने आप को प्रमोट करना, नेटवर्किंग, इनको आज भी बहुत भाव दिया जाता है. अब नेचुरली विमेन आर टेरेबल एट बीइंग असर्टिव. मैं कितनी बार देखती हूँ कि नेगोशिएशन जो है सैलरी का वो बंदियाँ बहुत कम करती हैं, बंदे बहुत ज़्यादा करते हैं बिकॉज वुमेन आर अफ्रेड टू आस्क फॉर व्हाट दे डिजर्व. तो असर्टिवनेस कम है, अग्रेशन कम है, खुद को प्रमोट नहीं करती हैं, थोड़ा बोलती हैं कि अरे खुद को प्रमोट करना गलत बात है क्योंकि हमें बचपन से बताया जाता है कि वो लड़की किसी को पसंद नहीं है जो अपनी तारीफ करती है, अपनी बढ़ाई करती है. आई होप लाइक द ट्रेंड ऑफ पू चेंज दैट. मैं अपनी फेवरेट हूँ, नहीं गीत, सॉरी करीना विल्किनी, हाँ गीत चेंज दैट कि मैं अपनी फेवरेट हूँ. बट तब तक मतलब लोगों को लगता था कि अरे मेरे को कोई लड़का लाइक नहीं करेगा अगर मैं अपनी बढ़ाई करूँ एंड बहुत एम्बिशियस दिखूँ. तो वो एम्बिशियस नहीं साउंड करती है, वो नेटवर्किंग कम करती है. तो आई थिंक ये थोड़े कंडीशनल चीज़ें हैं जिसकी वजह से वुमेन को वो सारे डेफिनेशंस ऑफ परफॉर्मेंस रिव्यूज़ में कम स्कोर दिया जाता है. तो आउटपुट दो इंसान का सेम हो, चांसेस बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज ऑफ द वुमेन गेटिंग प्रमोटेड कई बार ऑर्गेनाइजेशंस में कम होती है. बट काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन विच आर नाउ वुमेन लेड लाइक शुगर, ये सब चेंज हो रहा है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस. एंड ये सारे जो क्राइटेरिया हैं जो स्ट्रक्चरली बंदियों के फेवर के अगेंस्ट काम करते हैं उनको हटा रहे हैं. एंड उससे आई थिंक बहुत फ़र्क पड़ता है. ओके, मैं कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा. अगेन फील फ्री टू डिसएग्री. मैं बस ज़्यादा गहराई से सब्जेक्ट को जानने की कोशिश कर रहा हूँ. हमने मेल लीडरशिप और फीमेल लीडरशिप स्टाइल्स की बात करी. आपने कहा कि जनरली स्पीकिंग, ये बहुत जनरलाइज स्टेटमेंट है, पर मेल लीडरशिप स्टाइल थोड़ी विजनरी और अग्रेसिव होती है क्योंकि मोस्टली बॉयज़ ऐसे होते हैं, हवे में रहता है और अग्रेशन एक इनहेरेंट चीज़ होती है स्पोर्ट्स की वजह से वगैरह वगैरह. नॉट टू से द गर्ल्स डोंट प्ले स्पोर्ट्स, आई एम नॉट गेटिंग दैट, बट ये जनरली एक मेल ट्रेट होती. तो मेरा मानना यह है कि बॉयज़ इनहेरेंटली थोड़े से संकी होते हैं, पागल होते हैं. उन्हें ये लगता है कि उनके कैपेबिलिटी से ज़्यादा जो चीज़ है वो कर पाएंगे क्योंकि बचपन से हमें ये कहा जाता है कि भाग या ये उठाओ या ये फिक्स कर दो. एंड एक्सपीरियंस के थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग अ बॉय आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी मिल जाता है, प्लस अपने ब्रोज की वजह से जो कहते हैं कि हाँ तू कर लेगा तू एट्सेट्रा. बट जनरली मैंने ये देखा है कि लड़कियों को एक ऑपोजिट रियलिटी जीनी पड़ती है और इसलिए जो आपने कहा कि एक फीमेल लीडरशिप स्टाइल होती है जो बहुत वल्नरेबल और रियलिस्टिक होती है. इन माई ओन टीम्स जितने भी फीमेल लीडर्स हैं वो सारे बहुत अच्छे पर्सपेक्टिव्स देते हैं कि आप ये भी सोचो, आप लैटरल थिंकिंग भी अप्लाई करो इस प्रॉब्लम पे. दैट्स देयर रोल इन द टीम वेरी ऑफन. जो अगेन आई वुड एट्रीब्यूट टू रियलिज्म, वो रियलिटी को ज़्यादा अच्छे से पहचानते हैं लड़कियां जनरली स्पीकिंग. पर इसकी एक डाउनसाइड ये होती है कि एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत में जब आपकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी स्टार्ट भी नहीं हुई है या अगर आपका करियर स्टार्ट भी नहीं हुआ है, आप में एक थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है. एंड नॉर्मली मोस्टली बॉयज़ गर्ल्स कोई भी इस फेज में गेम हारता या जीतता है. इसलिए जब हम कह रहे हैं कि ओनली 2.5% विमेन गेट फंडेड, समवेयर मुझे ये लगता है कि इस ओरिजिन पॉइंट की वजह से हो रहा है क्योंकि लोग गेम स्टार्ट होने से पहले ही जीत रहे हैं, हार रहे. नो 100%. एंड मैं मतलब अपने आप को
इतनी बार बोलती हूँ, जैसे आपने बताया करेक्ट एग्जाम्पल है, अगर आप कोई भी लाइक लड़का लड़की की सिचुएशन जो हमारे स्कूल में होता था, तो लाइक यू नो लड़का विल ऑलवेज अस्यूम अरे शी लाइक्स मी, दैट्स व्हाई मेरे साथ हैंग कर रही है। लड़की विल ऑलवेज नो नो ही तो डजंट लाइक मी, ही तो ऐसे ही मतलब ही लाइक्स हर। तो दिस होल अजम्पशन कि यू नो द वर्ल्ड इज सेंटर्ड अराउंड मी एंड मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो कॉन्फिडेंस लड़कों में बहुत ज़्यादा होता है, ऑल्सो बिकॉज ऑफ द वे दे ब्रॉट अप। मम्मी का लाडला बेटा। एग्जैक्टली। एंड लड़कियों में उल्टा होता है, बिकॉज वो बचपन से उनको आदत है सपोर्टिंग रोल प्ले करने की, तो वो मतलब यू नो वो दे आर बेसिकली वो नॉट आई वोंट से सैक्रिफाइस, बट वो दूसरों के लिए मदद करो, अपने पापा की मदद करो, बचपन से किचन में हाथ बटाती, यहाँ पे हाथ बटाती, तो उनको लगता है कि उनका लाइफ में पर्पस है सपोर्टिंग रोल का, एंड वर्ल्ड डज नॉट सेंटर अराउंड देम इज द अजम्पशन। तो आई थिंक ये बहुत ही वेरी वेरी डीप यू नो लाइक बिहेवियर है, एंड इसको आई 100% अग्री दैट अगर विमेन को फंडिंग चाहिए, विमेन को बड़े बड़े बिजनेसेस बनाने हैं, तो ये चेंज करना पड़ेगा हमें। एंड मैं खुद अपने आप से इतनी रोज बात करती हूँ अबाउट बीइंग मोर कॉन्फिडेंट, नॉट हैविंग, जिसे बोलते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम, जहाँ आप कितना भी आगे पहुँच जाओ आपको लगता है मैं तो लक बाय चांस हो गया, मैं आई डोंट डिजर्व इट। और अपने अंडर कॉन्फिडेंस पे वर्क करना एक रोज़ का काम है, और मैं इतनी लंबी जर्नी में आई हूँ फिर भी मुझे करना पड़ता है। एंड इसलिए मैं रिलेट कर पाती हूँ जब मैं अपनी टीम में देखती हूँ कि यू नो लाइक इतना हिचकिचाती हैं वो मांगने के लिए लड़कियाँ व्हाट दे डिजर्व, एंड हमेशा अपना एम्बिशन, अगर आप एक सीक्रेट क्वेश्चन पूछोगे ना तो लड़कियां डालेंगे मेरे को CXO बनना है, CEO बनना है, फाउंडर बनना है, पर आप उनको इंटरव्यू में पूछोगे कि तुम्हारा एम्बिशन क्या है, बोलेंगी आई वांट टू कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन। और ये मैंने इतनी लड़कियों के साथ देखा है, क्योंकि उन्हें लग रहा है ये जज हो जाऊंगी मैं। एम्बिशियस, अपना एम्बिशियस दबा के रखो, कवर्ड के अंदर छुपा के रखो, क्योंकि एम्बिशन बाहर निकल गया तो लड़का नहीं मिलेगा, या लोग जज करेंगे, लोग बोलेंगे कैसी यू नो हाई फ्लाइंग है। एंड ऐसा होता भी है, मतलब सेम ट्रेड्स वाला लड़का और लड़की हो तो लड़के को बोलेंगे अमेजिंग लीडर, लड़की को बोलेंगे बॉसी, यू नो टू अग्रेसिव, टू इन योर फेस, ऐसी ऐसी चीज़ें बोलेंगे। तो ऐसा होता भी है, एंड देन दैट सॉर्टल बैक्स एंड देन दे बिकम मोर एंड मोर केयरफुल कि वो कैसे अपने एम्बिशन को वॉइस कर रही है। तो आई थिंक ये दोनों साइड चेंज होना है, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट। आई 100% अग्री विद यू कि अगर बड़े बिजनेसेस बनाने हैं विमेन एंटरप्रेन्योर्स को, तो हमें एम्बिशियस होना पड़ेगा, हमें अपने एम्बिशंस को वॉइस करने का कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा, हमें अपने आप पे और बिलीफ, मतलब मेरी लाइफ की सबसे बड़ी रिग्रेट है कि आई अर्ली ऑन माई फर्स्ट फ्यू बिजनेसेस मैं अपने में बिलीव ही नहीं किया था, मतलब कि मेरी इंस्टिंक्ट स्ट्रांग हो सकती है, मैं बना सकती हूँ, मुझे लगा था कि मेरे से नहीं हो पाएगा। दैट बिलीफ अपने में स्ट्रेंथन करनी पड़ेगी। 2 या 3 साल पहले एक न्यूरो साइंटिस्ट आए थे शो पर, जिनका नाम है डॉक्टर सिड वॉरियर। उन्होंने कहा था कि अगर आप कल्चर को कॉन्स्टेंटली स्टडी करोगे, एक पेंडुलम इफेक्ट होता है, यानी कि अगर एक एकदम एक्सट्रीम थॉट होगी तो फिर उसे काउंटर करने के लिए थोड़े टाइम बाद एक काउंटरिंग एक्सट्रीम थॉट आएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने उनसे पूछा था कि आजकल कॉमेडी फिल्म्स क्यों नहीं बनती और ऑफेंसिव कॉमेडी में लोग इतना ज़्यादा ऑफेंस क्यों लेते। तो उन्होंने कहा क्योंकि 20 साल से बहुत सारी ऑफेंसिव कॉमेडी बन रही थी और किसी ने कुछ नहीं कहा। अभी सडनली पेंडुलम है स्वंग टू द अदर डायरेक्शन, जहां लोग बहुत ज्यादा ऑफेंस ले रहे हैं, और ये 2-3 साल पहले की बात है। आई फील कि अब ना लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा सा डार्क बन गया है फिर से, अभी थोड़ा सा ऑफेंसिव ह्यूमर अच्छा लगने लगा। तो मैंने भी कल्चर को नोटिस किया, इसलिए मुझे एनिमल के बारे में बात करना है थोड़ा सा। ब्रेव। मैं फिल्म के बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर आपने फिल्म के बारे में कुछ भी कहा एक काउंटरिंग ओपिनियन होता है। डेफिनेटली उस फिल्म ने कुछ एंटी वुमेन नैरेटिव्स टेलर इन करे हैं, दैट इज़ वेरी ट्रू। ठीक है, मैंने कबीर सिंह देखी नहीं है, बट मैंने एक स्टोरी पढ़ी है। आई फील कि कबीर सिंह ज़्यादा एंटी वुमेन थी, ये कम एंटी वुमेन है। एनिमल की ओवरऑल मैसेजिंग ये है कि ब्रोज के साथ जाओ एंड कॉन्कर द वर्ल्ड, दैट्स द बेस लेवल नैरेटिव इन मेनी वेज। एनिमल के बारे में ये भी कहना चाहूंगा कि द ट्रूथ इज इन द नंबर्स। मतलब अगर इतनी बड़ी हिट फिल्म बनी, हिट हो गई, हाँ, इतनी बड़ी हिट, उसका मतलब ये है कि बहुत सारे लड़के एंड मे बी लड़कियां ऑल्सो, बट आई फील कि मेनली इज अ वेरी मेल ड्रिवन सक्सेस। बहुत सारे लड़कों ने इस फिल्म को देखा है।
ये मैं स्टील मैनिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ. मुझे जेन्युइनली फिल्म बहुत अच्छी लगी फ्रॉम एन आर्टिस्टिक स्टैंड पॉइंट. पर अगर मैंने ये चीज़ कही कि एक आर्ट पर्सपेक्टिव से मुझे फिल्म अच्छी लगी, तो उसका काउंटर ओपिनियन ये होता है कि यार पता है आर्ट की वजह से सोसाइटी में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है. लोगों ने कुछ मर्डर मिस्ट्रीज देखी और फिर मर्डर्स करने लगे. इसलिए अगर लोग एनिमल देखेंगे तो जो रणबीर कपूर का कैरेक्टर है उसे रियल लाइफ में भी अप्लाई करेंगे उस कैरेक्टर ट्रेट को. सो आई मेरा इसमें ओपिनियन है ऑनेस्टली. आई ऑल्सो ब्रॉडली थिंक, आपने एक सेंटेंस बोला था शुरू में, आर्ट इज आर्ट, एंड आई ब्रॉडली अग्री विद दैट कि आर्ट इज आर्ट. एंड जब एक फिक्शनल कैरेक्टर बनता है तो वो वेदर वो रणबीर कपूर है या शक्ति कपूर है, वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है, किसी की इमेजिनेशन है. तो वो कैरेक्टर को आप कितने भी शेड्स ऑफ डार्क कर सकते हो बिकॉज इट इज़ आर्ट. एंड मतलब हॉलीवुड में तो बनती हैं जितनी भी टैरेंटिनो मूवीज, मतलब बहुत डार्क कैरेक्टर्स होते हैं आई थिंक. एंड सो मैं ये आर्ग्यूमेंट अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ कर रही थी अबाउट कि कबीर सिंह या रणबीर कपूर इन एनिमल, देयर कैरेक्टर्स, तो इतना उसमें ऑफेंड क्यों होना चाहिए हमें. आई थिंक द ओनली पार्ट जिसमें मैं एक अग्री करती हूँ इज़ दैट इंडिया में ना हम सालों से बॉलीवुड में देखते हैं कि एंड में आपको अपने कर्म का या तो प्रायश्चित करना पड़ता है या आपको फल मिलता है. तो सच और अच्छाई की जीत होती है राइट एंड में. एंड आई थिंक ये दोनों मूवीज कबीर सिंह एंड एनिमल का, आई फील द रियल प्रॉब्लम विच आई अग्री विथ इज कि एंड में द पर्सन जो बहुत टॉक्सिक है दोनों में कैरेक्टर्स, दे गेट अवे विद इट. एंड इंडिया में लाइक अगर वो क्लोजर नहीं हुआ, मतलब वो कर्मा किसी, मतलब हम इतना ग्रो अप करके, मैं आपको बता रही हूँ, मैं लिफ्ट में आ रही थी ऊपर, आपके जो लिफ्ट मैन थे जो फायर एग्जिट वाली लिफ्ट है, वो महाभारत का देख रहे थे और मैं देख रही थी, वो अपने फ़ोन पे देख रहे थे कि महाभारत का पूरा कर्मा के बारे में. एंड हम इतना स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, इसलिए हमने वो 7 जन्म का बनाया है राइट. तो कर्मा इज प्लेइंग एंड दैट मेक्स अस डू द राइट थिंग. अनफॉर्चुनेटली ये दोनों मूवीज़ में, बिकॉज जो एक्सट्रीमली एक नेगेटिव कैरेक्टर है, in spite of the movie being beautifully shot and being artistic, they get away with it. उनको कोई उसका मतलब उनको उससे कोई इम्पैक्ट नहीं होता है. वो आई डोंट नो, मतलब लड़की भी मिल जाती है, जेल भी नहीं जाना पड़ता है, एटलीस्ट कबीर सिंह में जो मैंने देखी, एनिमल मैंने देखी नहीं है, पर उनको सफरिंग नहीं होती है फॉर ऑल द स्टफ दैट दे डिड. आई थिंक दैट अगर एक डार्क कैरेक्टर बनाते एंड एंड में वो डार्क कैरेक्टर को अब प्रायश्चित करना पड़ता, तो इतना जो लोग लाखों में देख रहे हैं उनको ऐसा नहीं लगता. अभी आप देखिए ना, शाहरुख खान ने कितने डार्क कैरेक्टर्स किए थे राइट, फ्रॉम बाजीगर, अंजाम, दर, पर एंड में उसकी जीत नहीं होती थी, वो सेलिब्रेट नहीं होता था. एंड आई थिंक ये एक स्मॉल डिफरेंस है, पर ये इंडिया के लिए रेलिवेंट है. हॉलीवुड में बहुत न्यूआंस्ड ऑडियंस है एंड आई थिंक चल जाता है कि एंड में आप एक ओपन एंडिंग छोड़ दो या फिर एंडिंग विच इज़ वेरी शॉकिंग छोड़ दो. पर इंडिया में आई फील नहीं चलता है बिकॉज हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नहीं हैंडल कर पाते हैं, तो हमें सिंपल चाहिए. तो इसकी सीख क्या हुई? इसकी सीख हुई कि रणबीर कपूर ने like सबके साथ बहुत बुरा किया and he got away with it, right? Which is the problem, I feel. मतलब from an entertainment perspective, उस फिल्म ने शायद पॉइंट स्कोर किए हैं क्योंकि हमें ऑडियंस नंबर्स से वो पता चलता है कि ऑडियंस एंटरटेन हुई है. सो दैट वाज द पॉजिटिव ऑफ एनिमल कि ऑडियंस थिएटर्स में लौट कर आई. पर मेरे लिए ये मेरा पर्सनल नेगेटिव है उस फिल्म को लेकर. मेरा खुद का एक लाइफ का एक एथिक है कि चीटिंग, इनफिडेलिटी गलत होती है, ये मैं खुद मानता हूँ. और ये मेरा पर्सनल एथिक है. लॉट्स ऑफ पीपल बिलीव ओपन मैरिज ठीक होती है, कुछ लोगों को चीटिंग नॉर्मल लगती है एक्सेप्ट. उस फिल्म में चीटिंग को हल्के से नहीं, काफ़ी ज़्यादा हद तक नॉर्मलाइज किया गया. ओके, मुझे वो एक्चुअली अच्छा बिल्कुल नहीं लगा. आई फेल्ट डर्टी अबाउट दैट. पर आई फील कि लोगों का कल्चरल पर्सपेक्टिव पॉडकास्ट से शिफ्ट हो सकता है, मूवीज से नहीं, क्योंकि यहाँ यही वो एक मीडियम है जहाँ स्टील मैनिंग हो सकती है किसी इशू को लेकर. एक आर्कियोलॉजिस्ट आए थे जो साइंस एंड सिंबल्स को फ्रॉम एन एंशिएंट पर्सपेक्टिव स्टडी करते हैं. मतलब हमारे पूर्वजों ने हमारी जनरेशन्स के लिए क्या मैसेजेस रखे थे. अच्छा, द बॉटम लाइन ऑफ दैट पॉडकास्ट वाज, सारे पूर्वजों ने कहा फ्रॉम ऑल द कल्चर्स, उन्होंने कहा कि अर्थ को प्रोटेक्ट करो, हमारे मतलब कुदरत को प्रोटेक्ट करो,
और मर्दों और औरतों के बीच एक इक्विलिब्रियम रखो, क्योंकि ये एक एंशिएंट प्रॉब्लम है कि कुछ फेजेस होते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में जहाँ गर्ल्स को बहुत ज़्यादा पावर मिल जाता है और कुछ कुछ फेजेस होते हैं जहाँ गाइज को बहुत ज़्यादा पावर मिल जाता है। पर सच ये है कि हर लड़के को लड़कियों की ज़रूरत है और हर लड़की को लड़कों की ज़रूरत है, पर लोग ये भूल जाते हैं। सो दैट्स द बॉटम लाइन। ग्रेट क्लिप। अब तक कैसा लग रहा है आपका ये पॉडकास्ट? गुड, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई एक्सपेक्टेड। क्या एक्सपेक्ट किया था आपने? बिजनेस? Yeah, but that's fine. I enjoy कुछ अलग। मैं भी अपनी कहानी किसी पिटी बोल बोल के थक गई हूँ। बट कितने ही बिजनेस के कॉन्वर्सेशंस कंज्यूम करेंगे लोग? मतलब मैं भी बिजनेस पॉडकास्ट सुनता हूँ। आई लिसन टू अ लॉट ऑफ टिम फेरिस। Oh, I love Tim Ferriss, Shane Parrish. हाँ, मतलब उनसे मैंने MBA किया है। आई फील अच्छा। डिजिटल MBA मेरा वहां से हुआ है। nice. पर मैं कंटिन्यूसली नहीं सुन सकता। मैं कभी कभी जो पर रोगन टिम फेरिस भी तो रेंज करता है ना, वो भी तो लाइक हेल्थ, देन काफी सारा न्यूट्रिशन, इमोशनल साइड। पर वो एक बहुत फिरंग पर्सपेक्टिव से एक पॉडकास्ट बनाया है जहाँ सब कुछ सेल्फ इम्प्रूवमेंट ओरिएंटेड है। आई डोंट नो, इट्स टू फॉर्मल फॉर मी। और ऑनेस्टली इस पॉडकास्ट की शुरुआत वहीं हुई थी, पर फिर मैंने जो रोगन से इंस्पिरेशन ली, जो मतलब रैंडम बातें भी करते हैं। और नहीं, आई फील दैट आपके जैसे पॉडकास्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज मतलब इंडिया में लाइक जो यंग मेन एंड वेमेन है, मतलब उनको लाइक लाइफ का पर्सपेक्टिव, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स आर ऑल टाइम हाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग इज ऑल टाइम हाई, यू नो सोशल मीडिया की वजह से everything from dating to getting married has become super tough. Environmental factors are leading to so much stress. So I think a relatable person like you who's sort of getting so much from other people, एक अगर राह दिखाएं, I think it's a very very useful and I agree 100%. मतलब हमने शुगर इसलिए लॉन्च किया था क्योंकि इंडियन विमेन को फिरंगी ब्रांड नहीं समझ सकती थी। सिमिलरली इंडियन यूथ की पल्स एक इंडियन जो उस जर्नी से गुजर चुका है वो ही समझ सकता है। एंड सो आई एग्री, यू नीड टू बिल्ड दिस फॉर इंडिया जैसे आप बिल्ड कर रहे हैं। व्हेन इट कम्स टू एंटरप्रेन्योर्स, ये मैंने शो से भी जाना है कि आप बहुत सारे लाइफ ट्रिक्स इनसे सीख सकते हो, क्योंकि हर दिन वो ट्रॉमा से गुजर रहे हैं इन सम कैपेसिटी और दी अदर। इसलिए आज विनीता सिंह आपके ट्रॉमा के बारे में जानेंगे। ओह माय गॉड। तो आर यू रेडी फॉर आवर डर से जीत तक राउंड? ओके, रेडी। ये थोड़े से डीप क्वेश्चंस है, Okay. सो टेक अ टाइम। रैपिड फायर राउंड नहीं है और मैं टैंजेंशियल सवाल भी पूछूंगा। ओके ओके, विनीता सिंह, टेक अ टाइम विद दिस। आपके टीनेज या कॉलेज लाइफ में आपका सबसे बड़ा डर क्या था और जिंदगी ने उस डर के बारे में आपको क्या सिखाया? आई थिंक सबसे बड़ा डर तो फेल होना था। बहुत बड़ा डर था फेल होने का। फेल होना था मतलब क्या? कि मतलब छोटी छोटी चीज़ें, राइट? मतलब लाइक अगर बहुत ख़राब नंबर आते थे कोई टेस्ट में, तो वो जो लॉन्ग वॉक, मुझे याद है ऑल दोज हंड्रेड्स ऑफ वॉक्स बस स्टॉप से घर तक की, जब पता था अभी बहुत ज़्यादा बजने वाली है घर पे जाके, तो मैं मतलब इतना स्लो मोशन में सोचते सोचते मतलब घर में कदम रखने की हिम्मत नहीं होती थी। तो आई थिंक बचपन में हम सब, एटलीस्ट जो लोग लाइक फैमिलीज से आते हैं जहाँ एडुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड ऑल, बहुत हमें बहुत ऐसा जीतने की आदत पड़ जाती है। एंड कुछ भी हमारे कोई भी फेलियर होता है उससे बहुत डर लगता है। एंड हमें ऐसे समहाउ लगता है कि पूरी लाइफ निकल जाएगी विदाउट फेलिंग, क्योंकि हमने बचपन में तो आप वही एग्ज़ाम दे रहे हो जहाँ पे आप अच्छे नंबर ला रहे हो, आप यू नो लाइक फॉर इंस्टेंस उन्हीं एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हो जिनमें आप अच्छे हो। तो मैं वही स्पोर्ट्स खेलती थी जिनमें मुझे पता था कि मैं जीत जाऊँगी, एटलीस्ट सिल्वर आ जाएगा, गोल्ड नहीं। तो मैं इफ़ आई वॉज बैड एट थिएटर, डांसिंग, मैं वो करती नहीं थी। मैं वही सब करती थी जिसमें मैं अच्छी हूँ, वही सब्जेक्ट्स लिए जिसमें मैं अच्छी थी। तो ऐसे फेलियर अवॉइड करते करते किसी तरह 21-22 तक पहुँच जाते हो। पर फिर लाइफ में तो दबा के फेलियर आता है, राइट? रिलेशनशिप्स में, करियर में, बिजनेस छोड़ो, इवन अदर करियर्स में आप कितना भी मेहनत कर लो, आपके अगेंस्ट पॉलिटिक्स हो सकता है, आपके अगेंस्ट बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप फेल हो जाते हो। तो वो जो फेलियर को अवॉइड करते करते जो हम पहुंच जाते हैं 21-22 साल की एज तक, वो आई थिंक बहुत महंगा पड़ता है। एंड फाइनली वही लोग सर्वाइव करते हैं जिनको हारना आता है और जिनको हारने से डर नहीं लगता है। बिकॉज आई रियली थिंक कि सारे सपने जो हैं
वो हारने के डर से ही मरते हैं, हार से नहीं मरते हैं. So I think they say that fear kills more dreams than failure ever will. And I've seen that. मतलब अपनी लाइफ में मैंने इतनी कोशिश की कि मैं फेल ना हूँ. एंड इट सेव्स आवर बिजनेस, बहुत टाइम चलाने की कोशिश की, बट आई थिंक 21-22 साल तक मैक्स आप अवॉइड कर सकते हो. उसके बाद सिचुएशंस हैपन वेयर फेलियर हैपन्स. एंड मेरा सबसे बड़ा डर था कि मुझे IIT में अगर मेरा रैंक नहीं आया, उसका बहुत डर था. किसी तरह आ गया, राइट. एंड अच्छी जॉब नहीं लगी, उसका बहुत डर था, किसी तरह लग गई. तो मुझे फिर लगा था कि मैं तो इनविंसिबल हूँ. पर फिर उसके बाद जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया 23 पे, 12 साल तक रोज कुछ ना कुछ रिजेक्शन, फेलियर, थप्पड़ पड़ता था. एंड इट वॉज वेरी हार्ड. मतलब कमिंग टू टर्म्स विद द फैक्ट कि मैं स्पेशल नहीं हूँ, कि मैं अभी तक मेरे अच्छे नंबर आ गए, अच्छी जगह एडमिशन हो गया एंड अच्छी जॉब मिल गई, तो मुझे लगने लग रहा था कि मैं स्पेशल हूँ. पर दैट रियलाइज कि हम कोई स्पेशल नहीं है. आप कितने भी स्पेशल हो, लाइफ कम्स एट यू, राइट. एंड वो होता है. एंड द सीक्रेट टू लाइफ बचपन में हमें लगता है कि इज टू अवॉइड दो सिचुएशन, वो चैलेंजेस, वो फेलियर्स, वो मुश्किलों को किसी तरह अवॉइड करते करते ऐसे निकल जाओ, वही होती है सीक्रेट. बट सीक्रेट एक्चुअली बाद में रियलाइज होती है कि आप कितनी बार गिर के उठ सकते हो, आपको कितनी मार आप झेल सकते हो लाइफ की, बिकॉज देर इज नो अदर वे. एंड तो बचपन में लोगों को लगता था जो स्मार्टेस्ट बच्चा है, जो सबसे मेहनत करे, वही सक्सीड करेगा. पर बाद में पता चलता है कि वो सक्सीड करते हैं जो ऐसे मून शॉट्स ले लेते हैं, लाइफ में बड़ी रिस्क ले लेते हैं. जैसे आपने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया अहेड ऑफ इट्स टाइम, इतनी बड़ी रिस्क है, राइट. नॉट द स्मार्टर पीपल देन यू इन योर क्लास डिडंट थिंक ऑफ डूइंग दैट. पर वो किए बिना एंड दोज रिजेक्शंस एंड ट्रोलिंग झेले बिना आप यहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे. तो ये दिस इज द जर्नी ऑफ लाइफ इज थ्रू उस डर के आगे जीत है, आई गेस. आई डोंट नो जीत है कि नहीं, बिकॉज मैं मैराथन भागती हूँ. मैराथन में ना कोई विनर नहीं होता है. एंड आई लव दैट कॉन्सेप्ट बिकॉज लाइफ एंड बिजनेस, कोई विनर नहीं है, बट इट इज अबाउट गेटिंग टू द फिनिश लाइन एंड स्टिंग द कोर्स. अभी दूसरा सवाल, और ये टेक्निकली फर्स्ट सवाल से थोड़ा सा लिंक्ड है, फर्स्ट जवाब से थोड़ा सा लिंक्ड है. बिजनेस में प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के फेलियर के अलावा एक बिजनेस ओनर के दिल में सबसे बड़ा डर क्या होता है? पहली तारीख. सैलरीज. हाँ, ट्रू. बहुत आई थिंक सब लोग सेलिब्रेट करते हैं फर्स्ट ऑफ द मंथ, क्योंकि सैलरी आती है. आप कोई भी स्टेज ऑफ बिजनेस में हो, वो जो फर्स्ट मंथ ऑफ द मंथ होता है ना, कि कहाँ से आएगा, लोगों को टाइम पे सैलरी देना एक बहुत बड़ा उसूल है हमारी कंपनी में सालों से. एंड मतलब इतनी बार मैं उस सिचुएशन में रह चुकी हूँ जहाँ बैंक बैलेंस चेक कर रहे हो. अभी एक मेरे कोलीग के 10 साल कंप्लीट हुए थे, तो उसका जो सेलिब्रेशन हम कर रहे थे, तो उसमें वो पुराने व्हाट्सएप निकाल रहे थे. तो आई रिमेंबर दिस 2016 का व्हाट्सएप निकला था, जब शुगर को स्टार्ट हुए. 1 साल हुआ था कंपनी को स्टार्ट हुए, 4 साल हुए थे. पर फिर भी मतलब थोड़ी प्रोग्रेस हो गई थी. पर उसमें वो व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन है मेरे और उसके बीच में कि अच्छा सैलरी के बाद कितना बचेगा. तो 5,98,000 की सैलरीज हैं सब मिला के. बहुत कम लोग थे टीम में उस टाइम पे. पर उसके बाद 38,140 बचेगा बैंक में. एंड देन अच्छा, तो अब वेंडर पेमेंट कैसे प्लान कर रहे हैं. एंड कितनी बार ऐसे होता था दैट अरे अभी सेविंग्स में से शुरू में डाल दो सैलरी पे करने के लिए, फिर बाद में ले लेना. पर फिर वो इतना बड़ा सैलरी बिल बन जाता है कि आपकी सेविंग्स भी इनफ नहीं होती है. तो आप देन सोचते हो अच्छा ठीक है, ब्रिज राउंड मिल जाए, वर्किंग कैपिटल. एंड मैं आजकल इतनी सारी स्टार्टअप्स को देख रही हूँ. एक कॉन्सेप्ट होता है रनवे, कि आपके पास कितने महीनों का बैंक बैलेंस बचा है. एंटरप्रेन्योर्स का ना एक सबसे बड़ी बीमारी है कि हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं. तो हमें लगता है किसी तरह कुछ तो पैसा आ जाएगा, वो क्लाइंट से मैं पैसा निकाल लूँगा, या फिर एक फंडिंग का, अगर मुझे किसी ने मीटिंग में बोला है मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा तो मुझे 3 महीने में पैसे आ जाएंगे. पर कभी होता नहीं है. एंड लोग आर सिटिंग ऑन दोज 3 months का रनवे कि 3 महीने में कंपनी बंद हो जाएगी. तो उस टाइम पे जो
लाइक दैट स्ट्रेस होता है, दैट स्ट्रेस इज आई थिंक एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ का सबसे बड़ा, मुझे तो लगता है वो प्रोडक्ट फेल ठीक है झेल लेंगे, पर वो जो कैश, रनिंग आउट ऑफ कैश का फेलियर है ना, वो बहुत मुश्किल होता है. एंड फंड रेजिंग, फंडिंग टाइम पे आना, ये सारा इजी नहीं है. ये सारा आजकल इजी लगता है क्योंकि हम देखते हैं इतना न्यूज़ एंड क्योंकि बोरिंग न्यूज़ को रिपोर्ट नहीं किया जाता. या बोरिंग न्यूज़ को नहीं रिपोर्ट किया जाता, बट दैट इज़ द रियलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. इट इज़ वेरी हार्ड एंड द हार्डेस्ट पार्ट is running out of capital. The hardest thing is seeing, you know, your like आपके जो employees हैं, they have certain expectation from you. तो feeling that stress कि पहली तारीख को you will not be able to live up to those expectations. And luckily I've, you know, maintained that कि कुछ भी हो जाए, salary एक भी दिन delay नहीं होनी चाहिए. And that is company कितनी भी trouble में हो, that is the one thing we make sure. But then it is very hard because, you know, bank balance 38,000 पहुंच जाता है even when you are sitting on like 7-8 crore का revenue. And that's what we were at that time. But it's hard. बहुत कुछ वैसे पूछते हैं, पर इस राउंड के बाद मैं और टेंजेंशियल सवाल पूछूंगा, क्योंकि इस मेंटल हेल्थ रिलेटेड ट्रॉमा के बारे में बातें नहीं होती. आई फील कि अब भी, इवन दो आई लव व्हाट शार्क टैंक हैज डन फॉर द कंट्री, ऑडियंस ने बिजनेस के बारे में सिर्फ थोड़ा सा जाना है. Yeah. ये सब नहीं जानते लोग, कितना ज्यादा ट्रॉमा देखना पड़ता है. Yeah, I mean, आज तो इतने फाउंडर्स आर इन डेट ट्रैप्स जहाँ उन लोगों ने ऑप्टिमिज्म में लोन ले लिए हैं, 18% पे लोन चुका रहे हैं, एंड लाइक 3 महीने का रनवे है, तो आपके वेंडर्स हैं, सैलरीज है, लोन्स है. इट्स मतलब द एवरीडे स्ट्रेस. एंड द थिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप इज ना, हर चीज़ में एक होता है, लाइक बचपन जैसे बोलते थे ना, बस इंजीनियरिंग कर ले उसके बाद लाइफ में जो करना है करना, जॉब मिल जाए बस. एंटरप्रेन्योरशिप में ना, लाइक लोग सोचते अरे सीरीज ए हो जाए, ये फंडिंग हो जाए, वो हो जाए, ये प्रोडक्ट क्रैक हो जाए, 100 करोड़ रेवेन्यू, 1000 करोड़, कोई भी स्केल पे आप किसी भी एंटरप्रेन्योर को पकड़ लो, दिस कैश फ्लो प्लानिंग एंड यू नो मेकिंग श्योर कि लाइक सब कुछ हो रहा है एज पर यू नो लाइक रिस्क्स नहीं है एंड फेलियर्स नहीं है, सेटबैक नहीं है, एंड कंपनी दांव पे नहीं लग रही है, बहुत मुश्किल होता है इंश्योर करना. एंड बार बार होता है ये. सो एवरी, तो एज एन एंटरप्रेन्योर देन लाइक यू सेड बिगिनिंग में, इमोशनलेस, आई डोंट थिंक इमोशनलेस, बट यू बिकम नम. यू डोंट सेलिब्रेट wins too much and you don't celebrate the failures too much. You know that this is part of the journey. All you have to do is next morning show up. whip को हिंदी में क्या कहते हैं? हंटर. whip लोग जानते हैं वैसे. I feel कि entrepreneurship is you whipping yourself and then going woo. Okay. that's what I've seen even on the show. Yeah. कि खुद को बस मार रहे हैं, पीट रहे हैं, but enjoying also at the same time. Yeah, you're part of that sadistic club. थोड़ा sadism चाहिए रहता है to be an entrepreneur. Okay. Number 3. आपके एक्सपीरियंस में भारतीय औरतों के प्रोफेशनल लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? और ये एंटरप्रेन्योर्स और नॉन एंटरप्रेन्योर्स की बातें भी होंगी, क्योंकि हर कोई फाउंडर बनने के लिए पैदा नहीं होता. ये जो भी चैलेंजेस है, इनका सामना करने के लिए हिम्मत कहाँ से ली जा सकती है? मैं इसमें एक यू नो लाइक देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस, बट इफ आई हैव टू प्रायोरिटाइज नंबर 1 चैलेंज, देन इट इज़ नॉट रिलेटेड टू बिजनेस या काम. इट इज़ एक्चुअली आपका पार्टनर का सपोर्ट कितना है. एंड मैं अपने कोलीग्स को जेन्युइनली बताती हूँ कि प्रॉबेबली विमेन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट करियर डिसीजन होता है कि वो उनका पार्टनर कौन है, वो चूज़ करना. एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आज भी अगर आप डेटा देखें, एंड ये बिल एंड मिलिंडा गेट्स की रिसर्च का डेटा है पिछले 10 साल का, कि इंडिया में जो विमेन हैं वो अनपेड लेबर जो इसको बोलते हैं, विच इज़ जो काम के लिए आपको पैसे नहीं मिलते हैं, घर के काम, बच्चों को देखना, सब घर का मैनेज करना, वो सारे में द रेशियो ऑफ आवर्स 6:1 है. सो 6 times more hours being put by women, including अगर उनकी पढ़ाई अच्छी हुई है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो भी, जॉब कर रही है तो भी 6:1 है. अब आप जस्ट सोचो 24 घंटे सबके दिन में, अगर आप 6 गुना ज़्यादा काम कर रहे हो घर का, तो एंड आपको उसमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो आप कैसे विद फ्यूअर आवर्स आप कैसे
जॉब में किसी से बेटर कर पाओगे। आपको बेसिकली मतलब वो जैसे बोलते हैं ना कि रेस में एक हैंडीकैप हो जाए, आपको बोला है कि अब ये रेस भागो एंड 40 किलो का बैकपैक है, अब भागो सेम स्पीड पे, क्योंकि आपकी कौन पहले पहुंचा उस पे रेस विन कर सकते हो। ये 40 किलो का बैकपैक इज़ ट्रू मोस्ट वुमेन के लिए, क्योंकि या तो उनको पेरेंट्स से सपोर्ट नहीं मिलता है, इन लॉ से सपोर्ट नहीं मिलता है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट है पार्टनर से सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। एंड बहुत सारी विमेन लाइक मैं देखती हूँ जो एम्बिशियस होती हैं, इंटेलिजेंट होती हैं, वो नहीं कर पाती हैं बिकॉज इट गेट्स बियॉन्ड अ पॉइंट। आप जब वो 25 से 40 ना, मैं बोलती हूँ लड़कियों के लिए एक मतलब द डार्केस्ट फेज होता है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट केसेस ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन, ऑल टाइप्स ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज, बिकॉज इट्स जस्ट लाइक दे आर लोनली। एंड वो जो बोझ है जिसको बोलते हैं, मतलब उनके दिमाग में ना एक एक्सेल टैब्स की तरह जो होते हैं ना, एक्सेल पे आपके 15-20 टैब्स खुले हैं, वैसे उनकी लिस्ट चल रही होती है कि आज ये करना है, वो करना है, उसको गिफ्ट देना है, उसकी शादी है वो करना है, घर के लिए ये खाना मंगाना है, बाइक को ये बोलना है, ऑफिस में ये करना है। मतलब वो जो लिस्ट बन रही है वो उसके दिमाग में कॉन्स्टेंटली चल रहा है, तो वो काम पे भी है तो उसके दिमाग में वही मेंटल प्रोसेसर चल रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई फील दैट मतलब मुझे क्रेडिट मिलता है फॉर हाउ फार हैव कम, बट आई रियली फील दैट द बिगेस्ट थिंग दैट एक्चुअली वर्क फ्रॉम मी, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट मेरे पेरेंट्स ने मुझे मच मोर एम्बिशियस बनाया, एंड बिकॉज आई वॉज द ओनली चाइल्ड, आई वॉज रेज्ड जस्ट लाइक अ बॉय वुड बी रेज्ड। एंड आजकल बच्चे डिफरेंट रेज हो रहे हैं, पर वो जो शादी के बाद सपोर्ट है ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, बिकॉज मेरे हस्बैंड इज़ एन इक्वल पार्टनर, एंड विदाउट दैट आपकी कंपनी में आप जितनी भी पॉलिसीज विमेन फ्रेंडली कर लो, कुछ भी विमेन की गवर्नमेंट स्कीम्स इंट्रोड्यूस कर दे टू ब्रिंग मोर विमेन इनटू वर्कफोर्स, ये सॉल्व नहीं होगा, बिकॉज ये लड़ाई घर पे ही ख़त्म हो जाती है। एंड अभी उसी में बहुत टाइम है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब लोग बोलते हैं 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है, अगर वर्कफोर्स में ये जो लेस देन 20% विमेन है वो 30% तक नहीं आया, तो हम 5 ट्रिलियन की जीडीपी नहीं बना पाएंगे। तो आई फील दिस इज समथिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, एंड इसका जो चेंज आएगा वो होपफुली आपकी जनरेशन एंड यंगर men have to bring about, क्योंकि without that support की रिस्पेक्ट की इट डजेंट मैटर। अगर हम 2 लोग की शादी हुई है, एक की सैलरी 25,000 है, दूसरे की 1 लाख है, तो इट डजेंट मीन दैट उसका करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करियर में ना एक कंपाउंडिंग होती है। कई बार ऐसा होता है आप 25,000 से स्टार्ट करते हो, पर आपको बहुत पसंद है आपकी जॉब, आप सीख रहे हो इन योर 20s अर्ली 30s, एंड आप सडनली इतना अनलॉक होता है कि आप फिर सडनली बहुत कमा लेते हो, उसमें स्टेबल रहते हो, सीईओ बन जाते हो अपनी कंपनी की, बहुत कुछ हो सकता है। तो कई बार होता है कि बिकॉज द गर्ल इज अर्निंग लेसर, शी हैज़ टू रीलोकेट अगर जॉब चेंज होगी। कई बार होता है कि उसके करियर को रिस्पेक्ट ही नहीं है, कि वो सेकेंड हैंड सिटीजन है इन द डिसीजन मेकिंग घर पे। आई फील दैट ये सारी चीज़ों को अगर हम साइड में रख के इनफ रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट देंगे to women, and that doesn't apply only to men, even the women of the house, mothers-in-law, sisters, बहुत impact हो सकता है, and that is the biggest challenge. And what can women do? I think हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी डेस्टिनी चेंज करने में, बिकॉज अब अगर हम सोचेंगे कि जब मर्द चेंज हो जाएंगे या सर्कमस्टेंसेस सोसाइटी चेंज हो जाएगी तभी कुछ बदलाव आएगा, तो हम बैठे रह जाएंगे। वो तो उस बदलाव का वेट तो नहीं कर सकते। तो देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी कैन ऑल्सो डू। I think one is of course seeking help, मतलब whether it is help on mental health, because a lot of women को अगर आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे माइग्रेन ज़्यादा होते हैं women में, बैक पेन ज़्यादा होते हैं women में। ये सारा एक मैनिफेस्टेशन है जहाँ आपका बॉडी रिबेल कर रहा है, आपको बॉडी बोल रहा है नहीं मेरे से नहीं होगा, और राइट, एंड दैट्स ट्रांसलेटिंग। सो वो ये सारा मेंटल स्ट्रेस इज ट्रांसलेटिंग टू दैट। तो यू नीड हेल्प, वेदर इट इज़ थेरेपी और हेल्प आप एटलीस्ट मांगो। शायद मना कर दें, शायद सपोर्ट ना मिले आपको अपने पार्टनर से, अपनी फैमिली से, पर मांगना ज़रूरी होता है। ये अज्यूम करना कि मैं ही सब कुछ करूँगी एंड मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा, वो गलत है। आई थिंक एक बुक है द डॉग, द मोल, द हॉर्स, द फॉक्स, बच्चों की बुक है। उसमें वो हॉर्स को पूछता है कि व्हाट इज़ द ब्रेवेस्ट थिंग यू एवर सेड, एंड वो हॉर्स बोलता है द ब्रेवेस्ट थिंग आई एवर सेड इज़ हेल्प। सो ask for help, because that's what you can do.
फिर दूसरा बंदा मना कर दे, डोंट होल्ड इट अगेंस्ट देम, पर ट्राई तो करना बनता है। दूसरा, आई थिंक परफेक्शन काफ़ी बार ऐसे हो जाता है जब हम मदर्स बन जाते हैं घर में, एक सर्टन परफेक्शन चाहिए होता है, बिकॉज हमारी मॉम्स बहुत परफेक्ट थी, हमारी मॉम्स इतनी अमेजिंग होती थी, वो सब कुछ इतने अच्छे से, परफेक्ट टिफिन होता था, परफेक्ट घर रहता था, सबकी शादी के गिफ्ट भी इतने परफेक्ट थॉटफुल होते थे, वो बहुत ही ज़्यादा सुपर वुमेन थी, राइट। बट उनका जो एनवायरनमेंट था वो भी अलग था, क्योंकि उन लोग को इतना प्रेशर नहीं था कि मैं वर्कआउट करूँ सुबह 1-2 घंटा, इतना प्रेशर सोशल मीडिया का नहीं होता था, शायद कम वर्क पे जाती थी वुमेन, शायद ट्रैवल एंड यू नो लाइक ऑल ऑफ दिस, ये सारा सोशल एंगेजमेंट्स कम थे, डिफरेंट वर्ल्ड थी, एंड दे कुड बी सो परफेक्ट, वी कांट बी। तो आई थिंक सेकेंड आई वुड से टू वुमेन इज दैट यू नो गिव अप द परफेक्शन, जस्ट यू नो लाइफ इज टू शॉर्ट, तो आप अपने दिल की सुनो एंड डू व्हाट्स राइट फॉर यू, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मतलब अपने आप को भूल मत जाओ इन दिस यू नो प्रेशर टू डू मोर। So yeah, these are the two things that I'll tell women. मुझे पता है कि बहुत सारे पॉडकास्ट में आपको आपके हस्बैंड के बारे में पूछा जाता है और आपके रिलेशनशिप के बारे में पूछा जाता है, तो मैं नहीं पूछूंगा। हाँ नहीं पूछूंगा, पर मैं आपके झगड़ों के बारे में पूछूंगा क्योंकि हर रिलेशनशिप में झगड़े होते हैं। आप वैसे साथ में काम करते हो, मैं मेरे खुद के को फाउंडर्स के साथ भी झगड़ता हूँ, थैंक गॉड आई एम नॉट मैरिड टू देम, ये मेरी थॉट है। Yeah. पर ये डायनामिक आप कैसे हैंडल, ये भी आई नो आपको पूछा गया है, तो आप इन शॉर्ट बता सकते हो और जनरली झगड़ों के बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हो। Got it. हाँ, झगड़े होते हैं, आज भी झगड़ा हुआ था लाइक छोटी छोटी चीज़ों के होते हैं, एंड देन वो प्रॉब्लम होती है कि घर के झगड़े ऑफिस जाते हैं, ऑफिस के झगड़े घर जाते हैं, एंड आई थिंक लाइक यू सेड, हर को फाउंडर, अगर 2 भाई हों, 2 दोस्त हों, तो भी झगड़े होते हैं, बिकॉज इतने सारे लोग बोलते हैं, अरे यू नो जब कंपनी आती है शार्क टैंक में, बोलते हैं अच्छा CEO कौन है ये बताओ, तो हम सब मिलकर डिसाइड करते हैं, पर लाइक फाइनली कंपनी में जब लास्ट 1 रुपया बचा है, वो 1 रुपया किस चीज़ पे स्पेंड होगा, वो तो एक सब्जेक्टिव डिसीजन है ना, एंड बहुत सारे सब्जेक्टिव डिसीजन होते हैं, तो लोग जो बोलते हैं कि हमारा झगड़ा नहीं होता, हम सब अग्री करके करते हैं, आई थिंक वो तो एब्सोल्युटली इनकरेक्ट अप्रोच है। तो हमने पहले से ही लाइक जिस दिन हमने डिसाइड किया कि हम एक साथ काम करेंगे, हम एक फ्लाइट में थे, एंड आई रिमेंबर हमने वहीं पे एक टिश्यू पेपर लेके एक कॉलम बनाया सेइंग दैट दिस इज़ लक्ष्मण रेखा, दीज आर द थिंग्स जहाँ मेरा फाइनल कॉल है, दीज आर द थिंग्स जहाँ कौशिक का फाइनल कॉल है, एंड वी विल रिस्पेक्ट दैट। तो मतलब अगर लाइक फॉर इंस्टेंस प्रोडक्ट पे मेरा फाइनल कॉल है, तो कौशिक कितना भी डिसअग्री करे कि नहीं ये ऐसे होना चाहिए, मैं पॉइंट ऑफ व्यू सुनूंगी, बट आई कैन स्टिल डिसाइड, एंड फंडामेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम वो एक दूसरे को ग्रज नहीं कर सकते। तो आई थिंक ये एक बार एस्टैब्लिश किया, उसके बाद शुरू में तो बहुत प्रॉब्लम्स होती थी, बिकॉज ओपिनियंस को लेके जो झगड़े होते हैं कि यू नो व्हाट इज़ द राइट स्ट्रैटेजी, कौन सही है कौन गलत है, वो काफ़ी पर्सनल भी हो जाते हैं, एंड वो पर्सनल हो जाता था, एंड ऑफिस में लोग डर जाते थे, अरे ये लोग चिल्ला रहे हैं एक दूसरे पे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने फिगर आउट किया कि आप रिस्पेक्टफुली डिसएग्री कर सकते हो, आप अपनी यू नो लाइक कभी कभी गुस्से में कुछ चीज़ें जो कही जाती हैं वो अंडू करना बहुत, लाइक वर्ड्स आर यू नो वेपन से भी ज़्यादा डेंजरस। तो आई थिंक हम काफ़ी केयरफुल हैं आजकल अबाउट द वे वी कम्युनिकेट। कभी कभी बहुत इंटेंस हो जाता है ना, तो हम स्लैक जो एक टेक्स्ट हमारा प्लेटफॉर्म है जिसमें हमारी इंटरनल मैसेजिंग होती है ऑफिस की, उस पर झगड़ा करते हैं रादर देन इन पर्सन, बिकॉज इन पर्सन कभी कभी इमोशंस हाई हो जाते हैं। तो आई थिंक ओवर अ पीरियड हर को फाउंडर रिलेशनशिप में आप फिगर आउट कर लेते हो कि हाउ टू रिस्पेक्टफुली डिसअग्री, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट आई हैव लर्नड इज कि कोई भी को फाउंडर रिलेशनशिप ना अपनी ईगो को दरवाजे पे रखना पड़ता है। तो काफ़ी बार क्या होता है, आपका ओपिनियन था कि प्रोडक्ट ऐसे होना चाहिए, मेरा था ऐसा, मैं गलत निकली एंड वो प्रोडक्ट फेल हो गया। अब आपके पास 2 चॉइस है, या तो आप मुझे जताओगे कि मैंने तो बोला था पहले से ही मैं राइट हूँ, इंटेलेक्चुअल सुपीरियोरिटी जिसे बोलते हैं, वो ना घर पे रखनी होती है, बिकॉज दैट ईगो ऑफ, बिकॉज बिजनेस में तो क्या है ना, रिजल्ट आने में बहुत साल लग जाते हैं, तो सारी लड़ाइयाँ ईगो वाली हो जाती हैं ऑफ इंटेलेक्चुअल सुपीरियोरिटी। किसी को पता नहीं है एक्चुअल रिजल्ट क्या आएगा, पर नहीं इसको ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, मेरा आइडिया था, मैंने ये पहले बोला था, उसको लेके काफ़ी सारे को फाउंडर रिलेशनशिप में फ्रिक्शन आ जाता है, वेदर इट इज़ अ कपल और वेदर इट इज़ यू नो लाइक अ ब्रदर्स का पेयर या फिर एनी अदर फ्रेंड्स। सो आई फील दैट एज लॉन्ग एज आप म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, आपने क्लियरली बाउंड्रीज डिफाइन की हैं, CEO कौन है,
किस कैटेगरी का डिसीजन फाइनल कौन लेगा, आपने प्रैक्टिस की हुई है लड़ के कि कैसे रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करके फिर भी आप साथ में काम कर सको टुवर्ड्स द बेस्ट इंटरेस्ट, जिसको डिसएग्री एंड कमिट बोलते हैं, कि आप आप डिसएग्री कर रहे हो फिर भी आप इस प्रोडक्ट के सक्सेस में इतने ही इन्वेस्टेड हो जितनी मैं हूँ, क्योंकि आप थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे रहे हो मेरे जजमेंट को, क्योंकि आज आपने देखा है 10 साल बाद कि मैं भी स्टूपिड नहीं हूँ, इसमें आप डिसएग्री कर रहे हो बट फिर भी आप इतना ही एफर्ट डाल रहे हो इन मेकिंग दिस सक्सीड। अगर ये 3-4 चीज़ें हम रखें और ईगो को दरवाजे के बाहर रखें एंड वो आई टोल्ड यू सो डांस ना करें, तो आई थिंक it becomes easier, and over a period of time it has become easier, but like I said कभी कभी मतलब माहौल गर्म हो जाता है, but I think एक आदत भी पड़ गई है कि beyond a point like बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट एंड प्यार भी है, तो जितना भी माहौल गर्म हो जाए मैं वो नहीं भूलती हूँ। मतलब मैं तो आई एम वेरी ग्रेटफुल बिकॉज मुझे लगता है फंडामेंटली कौशिक इज़ अ मच बेटर पर्सन देन मी, एंड like everything I am in terms of the kind of freedom I've got अपने सपनों के पीछे जाने की, it is because Kaushik is unlike a lot of men, and that gratitude I remind myself every day in the morning I wake up feeling that मैं कितनी blessed हूँ कि I have a husband जो believe करता है कि women should have the right to have dreams, and that's a big deal. So I think उसमें काफ़ी सारी things भी माफ़ हो जाती हैं। आपने काफ़ी हद तक झगड़ों को सिस्टमाइज किया है। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। आई डोंट थिंक इट्स दैट बैड टू ब्रिंग स्टार्टअप वाइब्स इनटू अ रिलेशनशिप। आई थिंक कि इट कैन हेल्प। हाँ मतलब अभी सोचो ना, लाइक कौशिक बोलता है, लोग बोलते हैं आई लव यू बेबी गुड नाइट, एंड तो हम लोग आपस में गुड नाइट करते ना बोलते हैं अरे चेक बैंक में कितने पैसे वो देख लेना, ओके गुड नाइट। तो मतलब अभी हो ही जाएगा ना सारा स्टार्टअप वाइब घर पे एंड घर की वाइब स्टार्टअप में, बट या मैंने ये पढ़ा है और जय शेट्टी से ये सुना है कि फिजिकल इंटिमेसी होती है, इंटेलेक्चुअल इंटिमेसी होती है, स्पिरिचुअल इंटिमेसी होती है, और फिजिकल और इंटेलेक्चुअल इंटिमेसी दोनों फेडवे होते हैं एट सम पॉइंट इन एनी रिलेशनशिप। इंटेलेक्चुअल भी मतलब आप कितनी बात कर लोगे, कितनी कॉन्वर्सेशन कर लोगे, पर स्पिरिचुअल इंटिमेसी बचती है, और स्पिरिचुअल इंटिमेसी हर कपल के लिए अलग होती है। मतलब कुछ लोग साथ में पूजा पाठ करेंगे, वो उनके लिए स्पिरिचुअल इंटिमेसी है। बहुत सारे मॉडर्न डे कपल्स के लिए क्रिएटिव इंटिमेसी स्पिरिचुअल इंटिमेसी का एक पार्ट है। मतलब आप साथ में आर्ट बना रहे हो या कंटेंट बना रहे हो या बिजनेस बना रहे हो, ये भी एक तरह की स्पिरिचुअल इंटिमेसी होती है। आई एम आस्किंग यू क्योंकि बहुत कम लोग मिले जिन्होंने अपने पार्टनर के साथ मिलकर एक इतना बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट किया हुआ। डू यू अग्री कि दिस इज अ फॉर्म ऑफ क्रिएटिव इंटिमेसी? क्योंकि मैंने पढ़ा है कि ये शायद एक ड्रीम रिलेशनशिप का पार्ट हो सकता है, कि अगर आपने अपने पार्टनर के साथ ऑफ कोर्स एक स्टेबल रिलेशनशिप मेंटेन करी, पर उसके अलावा साथ में कुछ इम्पैक्टफुल चीज़ बनाई, वो एक बहुत बड़ा गोल हो सकता है लाइफ का। कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में? या आई थिंक आई अग्री कि कुछ ऐसा होना जो एक कॉमन मिशन या पर्पस होता है। एक क्रिकेट टीम से लेकर ऑफिस में लोगों लाइक इतना जुड़ जाते हैं कॉमन मिशन या पर्पस के पीछे, तो नथिंग like unites two people than A, having a common purpose, and B, जितनी बार भी बिजनेस को थप्पड़ मिलता है, लाइक इन्वेस्टर ने मना कर दिया या फिर किसी ने कुछ अलग सेल्स गिर गई, वो तो साथ में बैठ के रो भी सकते हो, गाली भी निकाल सकते हो, राइट? सो दैट होल शेयर्ड अप्स एंड डाउन्स जो अक्सर मिलते नहीं है, क्योंकि काफ़ी बार कपल्स के लिए क्या होता है कि आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है एंड आपके जो स्पाउस है वो एक डिफरेंट फेज में, साथ में आपके स्ट्रेसफुल एंड बेटर फेजेस नहीं आएंगे, तो आप जा रहे हो मतलब बिल्कुल बात करने का मूड नहीं है, और दूसरा पर्सन एक और फेज ऑफ लाइफ में है जिसको बहुत मन कर रहा है बात करने का, तो ये छोटी छोटी चीज़ों से फीलिंग ऑफ बीइंग अनहर्ड, फीलिंग ऑफ लोनलीनेस विद इन रिलेशनशिप्स, ये सारी जागती है। पर फीलिंग ऑफ लोनलीनेस विद इन रिलेशनशिप, मैंने मेरा दिमाग वहां तक पहुंचा भी नहीं है कभी। नहीं बहुत कॉमन होता है कि आप बिस्तर पे साथ हो बट आप दिल में कहीं और हो, मतलब लोनली
sharing the bed with somebody. And I think most marriages में challenge वही हो जाता है that मतलब हमें लगता है कि हम valued नहीं हैं, हमें लगता है कि हम lonely हैं within this relationship. तो ये सारा अक्सर, and I think बच्चे भी एक ऐसा प्रोजेक्ट होते हैं because that way kids Creative. also bring us together because like साथ में बैठ के आप मैच खेल रहे हो, एक बैटिंग बॉलिंग कर रहा है, एक विकेट कीपिंग कर रहा है, फैमिली पूरी, तो you know those also things. But business to a great extent क्योंकि हर रोज there is a high low and साथ में वो जो बहुत ज़्यादा joint celebrations happening together as well as that Rona and you know just like साथ में stressful phases, कभी कभी helping each other, कभी कभी साथ में complaining, बहुत I feel that you know that has been a very very precious part of हमारी relationship. And अभी आपने पूछा तो मुझे लग रहा है कि उससे कितनी हमारी closeness बढ़ी है. But I don't think I had thought of it that way. But that's why I 100% agree with you. In fact, साथ में marathon दौड़ना, you know, काफ़ी couples वो भी करते हैं. I think that is all because again आप साथ you know experience करो. कोई नहीं समझ पा रहा है कि क्यों आप Saturday रात को पार्टी से 9 बजे घर जाना चाहते हो और सुबह 5 बजे संडे को उठना चाहते हो. But दो जो couple जो मैराथन दोनों करते हैं वो समझ पाते हैं. And I think उससे जो connection बनता है that's very special. And I think spiritual का एक और layer होता है which is value system, कि आपकी कितनी alignment है on right wrong. काफ़ी cases में it could be like a political thing, but many cases में you know like you said कि आपके लिए से infidelity is a strong वो, किसी के लिए corruption है, किसी के लिए dishonesty है, किसी के लिए अगर broad alignment होती है ना दो लोगों के बीच में, तो उससे I feel that relationships बहुत powerful हो जाती है. And you know I'll give you an example. जैसे लोग बोलते हैं कि आप एक इंसान को कैसे जज करोगे कि अच्छा इंसान है खराब इंसान है. दे ऑलवेज से कि आप ये देखो कि वो अपने सुपीरियर्स को कैसे ट्रीट करते हैं, वो मत देखो, वो देखो वो अपने सपोर्टिंग लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं, जो उनको रिपोर्ट कर रहे हैं, उनका घर का स्टाफ, लिफ्ट मैन. वो इंसान की असलियत समझ आती है बाय द वे द पर्सन इज व्हेन दे ट्रीट दीज पीपल, नॉट द पीपल हु आर यू नो फ्रेंड्स और फैमिली में बड़े एट्सेट्रा, वो छोटों को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, बिकॉज दैट्स योर ट्रू कैरेक्टर. तो सिमिलरली मुझे लगता है रिलेशनशिप में सबसे पहले तो ये समझ आ जाना चाहिए कि वो इंसान कैसा है. एंड दो सिमिलर इंसान ही मतलब जहाँ आपका वैल्यू सिस्टम सेम है वो बहुत ज़रूरी है. लाइक इन माई केस विद कौशिक आई थिंक शुरू में ना लाइक जब आपकी रिलेशनशिप होती है तो आप अपने जो पार्टनर है उसके लिए जान निछावर कर दोगे, राइट. पर मैं हमेशा देखती थी कि वो अपनी फैमिली के साथ अपने दूसरों के साथ कैसा है, बिकॉज दैट इज़ व्हेन यू नो अगर अपने आप पेरेंट्स के लिए आपके पास बहुत रिस्पेक्ट है एंड आप यू नो उनके हर इम्पॉर्टेंट इवेंट पे पहुंचते हो वहाँ पे, एंड आप अपनी डेट को सैक्रिफाइस करके अपनी यू नो मॉम के इम्पॉर्टेंट काम कर रहे हो, तो आप यू नो आपकी प्रायोरिटी सही जगह पे हैं. एंड फॉर मी कौशिक के केस में दैट फिगरिंग आउट कि ये सही पर्सन है बिकॉज ही इज़ अ गुड पर्सन एंड ही विल पुट फैमिली फर्स्ट. जब बहुत ही प्यार ख़त्म हो जाएगा, जो आप बोल रहे हो फिजिकल इंटीमेसी की ड्राइव ख़त्म हो जाएगी, वो सब ख़त्म होने के बाद भी वो इसे प्रायोरिटाइज करेगा, वो उससे पता चला था. तो आई फील इट्स इम्पॉर्टेंट कि यू नो आप बुरे वक्त देखो अपने पार्टनर के साथ, जिससे आपको समझ आए कि वैल्यू सिस्टम कैसा है. तो स्पिरिचुअल का आई वुड से 2 पार्ट्स होते हैं. एंड बहुत सारे कपल्स बिछड़ जाते हैं क्योंकि दे रियलाइज कि यू नो वो जब वंस द इन्फैचुएशन गोज अवे, आई डोंट रिस्पेक्ट दिस पर्सन, यू नो मतलब इनका एक बार वो उनका जो लवर बॉय वाला फेज या फिर उनकी स्मार्टनेस, क्रैकिंग जोक्स, ये ऑल ऑफ दिस स्टफ, वंस दैट इज आउट ऑफ द पिक्चर, आई डोंट हैव रिस्पेक्ट फॉर how mature or what a person he is or she is. And that is very common actually. So I agree, and मैंने ये जय शेट्टी का framework नहीं सुना है, but I would actually apply it. पता है सिर्फ मुझे ही नहीं पर शायद जितने भी लोग मेरे एज के हैं या मेरे से जितने भी लोग छोटे हैं उन सारों को शादी से डर लगता है, क्योंकि हमारे एज से ज़्यादा के लोग और हमारे एज के लोग भी काफ़ी ज़्यादा डिवोर्सेस का सामना कर रहे हैं. एंड आई एम श्योर कि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स भी डिवोर्सेस से गुजरे हैं. मेरे फ्रेंड्स में डिवोर्सेस का फेज़ अब स्टार्ट हुआ है. आई जस्ट टर्न 30.
तो लेट 20s में हर कोई शादी के लिए भाग दौड़ कर रहा था, और जिसने भी ज़्यादा भाग दौड़ करी उनकी शादियाँ टूट रही है क्योंकि दे रश्ड इन। इसके अलावा, रशिंग इन के अलावा क्यों होते डिवोर्सेस? पहली बात तो मैं बोलूँगी डिवोर्स इज़ नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि 10 साल पहले इतना डर लगता था लोगों को कि जज हो जाएंगे या फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, कि लोग सफ़र करते थे। एंड आई थिंक 20 साल की सफरिंग, जहाँ आपके बच्चे देख रहे हैं कि आप में मतलब कुछ बचा नहीं है रिलेशनशिप में, जहाँ आप लाइक इतने स्ट्रेस में हो कि आपको बैक एक हो रहा है, हेड एक हो रहा है, आपसे आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है, दैट आई थिंक इज़ 100 times वर्स देन द डिवोर्स। एंड 10 साल पहले बिकॉज हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते थे, लोग झेलते थे मैरिजेस जहाँ इमोशनल कनेक्शन नहीं बचा था, झेलते थे मैरिजेस जहाँ अब्यूज़ होता था, एंड मेनी सच सिचुएशंस। आज की तारीख में बिकॉज जजमेंट थोड़ा कम हो गया है, आई थिंक इट्स वेरी गुड कि पीपल हैव द ऑप्शन। एंड मैं जितने भी अपने फ्रेंड्स इनका हु वेंट थ्रू अ डिवोर्स से जब बात करती हूँ, तो 4 years डाउन द लाइन बहुत कम लोग रिग्रेट करते हैं उसको, बिकॉज फाइनली देयर वर सर्टन रीजंस व्हाई इट डिडंट वर्क। एंड गलतियाँ सबसे होती हैं। अगर आप सोचिए हम लोग अगर रिलेशनशिप्स 5, 6, 7 होती हैं, तो उसमें जो गलती होती है वो शादी में भी हो सकती है, बिकॉज बियॉन्ड अ पॉइंट कोई भी इंश्योर नहीं कर सकता है। एंड 10 साल पहले प्रेशर था कि कुछ भी हो जाए, इंश्योर करना है कि ये शादी तो सक्सेसफुल रहेगी, नहीं तो नाम खराब हो जाएगा। आज की तारीख में हमारे पास ऑप्शन है, इट्स अ वेरी पावरफुल ऑप्शन एंड इट शुड नॉट बी जज्ड। Having said that, also there is the level of distraction that is brought by our devices, social media adds to that ना। हम बैठ के जो डिनर टेबल कॉन्वर्सेशंस होती थी, आजकल लोग 4 लोग खाना खा रहे हैं अपने अपने डिवाइस पे, राइट। द थिंग आई वाज सेइंग अबाउट लोनलीनेस, वो ऐसे भी है बिकॉज मोस्ट कपल्स आर अपना अपना टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं रात को, या रात को रील्स पे लगे हुए हैं। तो फाइनली द फ्यूअल ऑफ अ रिलेशनशिप इज कॉन्वर्सेशन, वही एक फ्यूअल होता है, राइट। अदर थिंग्स तो अगर आप लकी हो गए, साथ में आर्ट कर रहे हो, स्पोर्ट्स कर रहे हो, वो तो लक है, बट बाकी तो द फ्यूअल है कि कनेक्शन। पर आजकल हम लोग सब ढूंढ रहे हैं वैलिडेशन ऑन सोशल मीडिया, सो दोज आर ऑल्सो फैक्टर्स। सो आई थिंक देर आर वेरियस रीजन्स, बट आई थिंक सफरिंग, and this is more in case of women again, कि this whole silent suffering, कि sacrifice की मिसाल बनना, बहुत ही का pressure बहुत होता है आज, because they have थोड़ी more financial independence and थोड़ा more support from their families, they're okay with walking out where they are suffering, where there has been infidelity, abuse. तो those are the reasons I feel. पर मान लो अगर इनफिडेलिटी और अब्यूज नहीं थे उस रिलेशनशिप में, तो फिर डिवोर्सेस क्यों हो रहे? क्या होता है लाइफ में, क्या होता है 30s में, होता क्या है कि इतने सारे डिवोर्सेस हो जाते हैं? क्योंकि आप उस प्रेशर में हो जहाँ 30s आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल एट वर्क पीरियड होता है, क्योंकि आप एक ट्रैजेक्टरी पे जा रहे हो एंड बहुत सारी पॉलिटिक्स हैं एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर हैपनिंग। रियली सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल? आई थिंक 30s जनरली, एटलीस्ट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव, बिकॉज 20s में ना आप थोड़े से एक्सप्लोरेशन मोड में होते हो कि ये नहीं चला तो मैं वो कर लूँगा, होप होती है, राइट। 30s में ऐसे लगता है कि अब तो यही मेरा करियर है। मोस्ट पीपल 30 के बाद, मोस्ट पीपल, अगेन ऑल ऑफ दिस इज चेंजिंग, बट डोंट रीथिंक करियर चॉइसेस। 20s में तो वो सोच रहे होते हैं कि मैं बैंकिंग करूं, कंसल्टिंग करूं, कि मैं सोशल मीडिया में जाऊं, मार्केटिंग करूं, सेल्स करूं, ये ट्राई किया, वो ट्राई किया, एंड यू गिव योरसेल्फ बेनिफिट ऑफ डाउट, एंड दूसरे भी आपको देते हैं, एंड आपकी इतनी सैलरी वैलरी कम है, आप पे इतने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, तो आप वो रिस्क ले सकते हो। आप एक दिन एक जॉब छोड़ के दूसरी में जा सकते हो, अगर इट डजंट वर्क आउट, विदाउट हैविंग टू वरी कि EMI कैसे पे होगा, बच्चों की फीस कैसे होगी, राइट। सो यू आर मोर रिस्क टेकिंग। 30s में most people give up the idea कि मैं अपना करियर चेंज कर सकता हूँ, which is not a good thing, but they think कि अब तो बस यही है मेरा करियर, तो वो एक्सेप्टेंस हो जाती है। तो फिर आपको लगता है आपके पास एक एग्जिट ऑप्शन जो होता है ना, उससे एक थोड़ी पावर आती है, वो चला जाता है, एंड आपको लगता है अब यही मेरा करियर है, अगर ये मैंने स्क्रू अप कर दिया तो मैं बर्बाद हूँ, राइट। सो देन दैट प्रेशर ऑफ डिलीवरिंग, द प्रेशर ऑफ मेकिंग श्योर कि रोज़ पैसा आ रहा है घर पे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ घर की ज़्यादा हैं, खर्चे बढ़ गए हैं, एजिंग पेरेंट्स, बच्चे, ऑल ऑफ दीज थिंग्स साथ में होती हैं। तो आई फील कि 30s में जनरली
really shit hits the fan and life happens where आप your combination of aging parents, बच्चे, financial stress, career stress, lack of freedom क्योंकि आप career change नहीं कर सकते, lack of availability of friendships because सब busy हैं अपनी life में, तो nobody to share the pain with, suddenly एक साथ हो जाता है. तो अब वो सब के बीच में आई थिंक दो बहुत ही हाई स्ट्रेस्ड इंडिविजुअल्स एक जब मैरिज में होते हैं तो चांसेस हैं, मतलब एट द एंड ऑफ द डे लाइक लव एंड ग्रैटिट्यूड गो हैंड इन हैंड. तो अगर आप फील कर रहे हो कि आज आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर वेयर आई एम, यू जनरली लव एवरीथिंग अराउंड यू. अगर आप फील कर रहे हो कि आई एम नॉट ग्रेटफुल फॉर वेयर आई एम, तो आप सब कुछ बिटर हो जाते हो. वैल्यू सिस्टम. एंड देन द वैल्यू सिस्टम कम्स इन. मतलब आई फील कि अगर दो पार्टनर्स का वैल्यू सिस्टम यही है कि हैप्पीनेस इज अ चॉइस, अक्सर रिलेशनशिप्स बच जाते हैं. ये मैंने सिर्फ ऑब्जर्व किया. या नो 100% अग्री. एंड आई थिंक दिस इज अ लाइफ के लिए, मतलब जस्ट दैट फीलिंग कि हैप्पीनेस इज अ चॉइस एंड बीइंग ग्रेटफुल, आई फील दैट द लाइक लाइफ का बिगेस्ट अनलॉक इज हैविंग ambition विद ग्रेटिट्यूड. वो सबसे बड़ा लाइफ का अनलॉक है जहाँ आप बहुत बड़े सपने देख सकते हो, सुपर एम्बिशियस हो सकते हो, ऐसा मीनिंग है आपकी लाइफ का विच इज़ फार बियॉन्ड वॉट यू थिंक यू कैन अचीव, पर आप फिर भी एवरी डे ग्रेटफुल हो ऑफ हाउ फार you've come, of the smaller things like family and small moments and just being healthy and all of that. मैंने सोचा नहीं था कि ये पॉडकास्ट इतना होलसम होगा पर बहुत ज़्यादा होलसम पॉडकास्ट है. I hope it's a compliment as opposed to controversial. Why would it not be a compliment? Thank you. फेम कैसा लग रहा है आपको? It is obviously I feel very grateful क्योंकि मैंने सोचा नहीं था and I don't think मुझे कोई भी जो जानता होगा वो उसने सोचा होगा. बचपन में मेरे स्कूल के लोग सुनते हैं तो उनको लगता है ये कौन कैसे. So obviously it's very special, the ability to inspire, I think, especially young girls. But of course it is, मतलब उसके challenges भी हैं which you obviously know pretty well, which is Limelight. Limelight, the pressure to always be a certain person, the entire social media trolling. मतलब I remember first season में like that whole, there was this mega trend that I look like Raju ki mummy in 3 Idiots. Yeah. Wow. Yeah, and it's a mega, it's like got millions and billions and billions of views. Does it affect you? It affected me a lot. 2 दिन तो I was like कि मतलब how mean are people, and I know, I agree. And then I finally, and I had some of my like shark friends speak to me and they were like, listen, जो लोग कर रहे हैं उनको लाइफ में एक थ्रिल मिल रही है रैंडम चीज से, डोंट टेक like let it get to you. Then finally my team convinced me and I actually made a reel being Raju ki mummy as a wo, and I sort of like after putting it out there and dealing with it, मैं थोड़ा सा I could like come to terms with it. But then Raju ki mummy the face, but then that whole like trolling about the way you look, about the way you nod, like the way you nod, the way you nod. I should enjoy it. Hand movement, nod, हाथ कितने लंबे हैं, to like every deal में, मतलब अगर आपने एक भी deal मना कर दिया तो आप तो पैसे ही नहीं देते, Shark Tank पे क्यों हो, मतलब all of that criticism भी बहुत होता है. So I think there is and as a CEO genuinely फीडबैक नहीं मिलता है. तो 15 साल से मैं अपने बिजनेस की मालिक होके मुझे बहुत कम इतना क्रिटिसिज्म मिलता था. सडनली 2-3 साल में लाइक इतना सारा लाइक फीडबैक, क्रिटिसिज्म, पीपल सेइंग थिंग्स, डिसअग्रीइंग विद योर ओपिनियन. सो it hits you, right? And then it takes a while to come to terms with that. But again, I एक दो बार मैंने complain किया था, but then Kaushik gave me the real perspective. He's like, complain कर रही हो तो छोड़ दो, मत करो. And then it was like, this is, if you want that, if you want to be able to inspire people, if you want the, to be in the limelight, then you have to play by the rules. The play by the rules is कि अगर 30 करोड़ लोग शार्क टैंक देख रहे हैं तो 30 करोड़ लोग आपको जज करेंगे. एंड आपको उनकी जजमेंट सुननी होगी बिकॉज दिस इज द रूल्स ऑफ द गेम. सो ईदर यू लीव द गेम और यू प्ले बाय द रूल्स. नाउ आई एम सेइंग इट, बट
obviously it sometimes hurts and you know I do get emotional. तो अब तो अभी मैं कभी सोशल मीडिया पोस्ट करती हूँ, मैं तो पोस्ट करके भाग जाती हूँ, मैं कभी कमेंट नहीं चेक करती, मेरी हिम्मत ही नहीं होती है. मैं अपने टाइमर लगाया हुआ है इंस्टाग्राम का कि लाइक मैक्सिमम किसी दिन 20 मिनट, पर मैं 10 मिनट भी नहीं करती. बट मुझसे लाइक यू नो आपका तो लाइक काम है, आपको करना पड़ता है ये सारा, मैं तो मेरे से नहीं होता. सो आई एम जस्ट लाइक कि यू नो कुछ जो बोलना है बोलो एंड फिर सोचो मत, एंड कभी कभी पढ़ो भी मत, बिकॉज जितना पढ़ते हो कभी कभी आप सोचते हो कि नहीं, बट वो कुछ एक चीज़ अटक जाती है दिमाग में, फिर वो यू नो 4-5 दिन तक सताती है. एंड बहुत मीन चीज़ें लिखते हैं लोग, बहुत मीन, आपको पता है, आई नो. बट 8 सालों से हमने डेटा को बहुत ज़्यादा स्टडी किया और 8 साल पहले हर 3 साल री इन्वेंशन करने की ज़रूरत होती थी. मतलब 6 सालों में हमने 2 री इन्वेंशंस किए, पर फ्रॉम ईयर 6 टू ईयर 8 शायद 5 या 6 री इन्वेंशंस हो चुके हैं. बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि अब हर 3 या 6 महीने ट्रेंड्स पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं, ऑडियंसेस बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, और दिस इज ऑल डेटा बैक्ड इनपुट्स. तो आई एंटिसिपेट कि अब भी एक ऐसा फेज चल रहा है जहाँ हर 3 महीने ऑडियंस कुछ नया चाहती है. एंड इन मेनी वेज डिजिटल ऑडियंस ऑल्सो रिप्रेजेंट सोसाइटी. आई डोंट नो अगर शुगर कॉस्मेटिक्स में भी आप यही नोटिस कर रहे हो आपके डेटा के अकॉर्डिंग कि लोग बहुत वॉलेटाइल हो रहे हैं अपने प्रेफरेंसेस को लेकर. एक्चुअली मैं ये आपसे पूछने वाला था रिलेटेड टू बिजनेस कि शुगर कॉस्मेटिक्स के डेटा के अकॉर्डिंग आप भारत के बारे में क्या जान रहे हो. बट इट्स गुड दैट, बट डू यू थिंक दैट द कंटेंट डेटा ऑल्सो रिप्रेजेंट सोसाइटी? या 100%. इनफैक्ट मतलब आप तो बहुत, आपको एक बेसिकली यू हैव लाइक द बेस्ट पल्स ऑफ द ऑडियंस. मतलब मैं देख रही थी एक रोमांटिक्स करके जो सीरीज थी, उसमें आदि चोपड़ा हु इज लाइक द बेस्ट प्रोड्यूसर, वो जाके थिएटर्स में जाके स्टडी करता था मूवीज़, डिफरेंट मूवीज़ इंक्लूडिंग हिज ओन मूवीज़ के डायलॉग्स, कि किस में ऑडियंस का रिएक्शन क्या है, क्या पसंद आ रहा है, किस पे लोग रो रहे हैं, एंड दैट वाज रिसर्च. अब इमेजिन अगर यू नो लोगों के पास ऐसा वर्जन होता जो आपके पास है, जहाँ आपने एक कंटेंट उतारा and within next 6 hours in the forms of like obviously the platform data which is views and shares etc, but also comments, आपको real feedback मिल रहा है. It is crazy. Now same चीज़ जो movies को आपने किया है and YouTube ने किया है, which is digitizing and making that feedback loop so short and crisp that you can learn faster, digital brands are doing to FMCG. तो हुआ ये है that sugar का 30% बिजनेस आता है डायरेक्ट टू कंज्यूमर, राइट, जहाँ पे इंस्टेंट फीडबैक है. प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, यू नो कितने रिपीट्स आ रहे हैं, क्या फीडबैक इन टर्म्स ऑफ यू नो लड़कियाँ क्या बोल रही हैं, इन टर्म्स ऑफ कैसे यूज़ हो रहा है, इन टर्म्स ऑफ जो उनके वीडियोस बना रहे हैं उसमें क्या शेयर कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स क्या बोल रहे हैं. इतना शॉर्ट लूप है. एंड द गुड थिंग इज़ दैट हमारी ऑडियंस इतनी वोकल है, बिकॉज मेकअप इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स जो एक इंडियन वुमन की जो जर्नी हुई है ऑफ बीइंग कंस्ट्रेन्ड टू हर हाउस टू गेटिंग एम्पावर्ड एंड हैविंग इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, कंट्रोल ऑफ हर डेस्टिनी, उससे इतनी लिंक्ड है कि इट इज़ समथिंग दैट दे आर इमोशनल अबाउट. तो वो उसके बारे में और बोलना भी चाहती हैं. तो एंड दैट शॉर्ट फीडबैक लूप जहाँ हमें रोज अपने कंज्यूमर से डायरेक्ट इनपुट मिल रहा है, हम हर बार लॉन्च करते हैं, enables us to do what you are doing, which is experiment 100 times more than जो legacy brands. तो the challenge which you know a traditional Bollywood का पर्सन हैड कि मैं साल में एक मूवी निकाल सकता हूँ, उस पर मुझे सारी रिसर्च डाल देनी है सब, तो मैं लाइफ में कभी कुछ कंट्रोवर्शियल कर ही नहीं पाऊंगा, बिकॉज इतनी रिस्क है, मतलब 100 करोड़ एट स्टेक है. वेयर एज फॉर यू, आपने एक वीडियो किया, उसके बाद नेक्स्ट द अदर वन, एंड यू आर एज गुड एज योर लास्ट content piece that went viral. So you are able to do it so much faster. This exact thing is happening for brands and it's so powerful. मतलब both, तो हमें डेटा मिल रहा है रोज सेल्स का, रिपीट्स का, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस का, एंड देन द होल सोशल मीडिया वॉइस की लोग क्या बोल रहे हैं, सेंटिमेंट क्या है, एंड वी आर लर्निंग मच फास्टर, वी आर एक्सपेरिमेंटिंग मोर. तो अगर एक नियॉन लाइनर, एक ट्रेडिशनल ब्रांड कभी हिम्मत नहीं करेगी, क्योंकि उसको पता है कि ये यू नो साथ में 10 लाख दुकानों में जाएगा, एंड अगर मान लो बर्बाद हुआ तो 25 करोड़ जाएंगे. हम वो सेम चीज़ कर पाते हैं 5 लाख में, बिकॉज हम यू नो अपने ऑडियंस से बहुत क्विक फीडबैक ले आते हैं, स्मॉलर बैच साइज पे टेस्ट करते हैं, लर्न करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं. तो आई थिंक you know the secret is for brands to become this learning machine like it is for you, and not really
से कि अच्छा कंज्यूमर ऐसा है. लाइक मैंने बहुत चेंज देखा है. लाइक लड़कियां 20 साल पहले मेकअप वाज समथिंग विच वाज ओनली ओकेजन्स पे. तो लोग जब शादी पे जाते तो पहनते तो उनको 2 घंटे का प्रोडक्ट चाहिए होता था. देन हमारी जनरेशन जब आई, लड़कियां कॉलेज जा रही थी, काम कर रही थी, उनको लॉन्ग लास्टिंग मेकअप चाहिए था, सुबह से रात तक टिके. तो हमने बनाया प्रोडक्ट्स विच आर सुपर लॉन्ग लास्टिंग, टिकाऊ, कि सुबह से रात तक आपको टचअप नहीं करना है, कितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पोल्यूशन, गर्मी में आप जा रहे हो. एंड दैट वाज द बिग अनलॉक दैट लेड टू शुगर बिकमिंग very popular because it was the most long lasting and perfect for Indian skin. Now अभी उसमें लर्निंग है कि जो बोल्ड कलर्स मेट्रोज में चलते हैं, आज की तारीख में भी टियर 2 टियर 3 में women are afraid of getting judged. तो they still want something subtler कि हमने मेकअप लगाया पर लग नहीं रहा है हमने लगाया है. Whereas मेट्रो में लड़कियां are like दिस इज सेल्फ एक्सप्रेशन, मैं लगा रही हूँ. तो आज भी मेट्रोज में अगर लड़कियां सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए मेकअप लगा रही हैं, छोटे सिटीज़ में लड़कियां लगा रही हैं टू नॉट लुक लाइक दे वोन मेकअप. अब 3 साल में जब जेन ज़ी कोर कंज्यूमर होगा तो और चेंज होगा. स्टोरी का महत्व और बढ़ेगा. लॉन्ग टेल ऑफ प्रोडक्ट्स जो होता है विच इज़ बेसिकली वेरी वेरी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, लाइक अगर ब्लैक लिपस्टिक, पर्पल लिपस्टिक से लेकर नियॉन लाइनर, ये हमारी जनरेशन में कुछ, अगर मान लो मुझे मन है पर्पल लिपस्टिक लगाने का, पर मुझे पता है कि मेरे को जज करेंगे, मैं नहीं लगाऊंगी, राइट. अब जेन ज़ी का उसूल है हम जज नहीं करेंगे, तुम यू बी यू एंड आई वोंट जज यू, राइट. दैट्स द जेन ज़ी प्रिंसिपल. एंड आई हैव सीन बहुत लोग, एंड मुझे लग रहा है कि जेन अल्फा जो है वो उससे भी ज़्यादा जजमेंट फ्री होगी. अब उसमें फ्रीडम मिल जाती है, सो यू कैन डू वॉट यू वॉन्ट विदाउट बींग अफ्रेड. तो ये सारे जो नीशेज हैं, एंड विच यू विल सी इन योर कंटेंट ऑल्सो, लाइक नीशेज और भी पावरफुल होते जा रहे हैं, एंड दैट्स व्हाट वी आर सीइंग. सो आई थिंक, आई मीन आई कांट से दैट, I mean the only thing that I've learned is जो आपकी unlock है which will enable you to be relevant for 50 years is what is for me also, which is agility and a short feedback loop. मतलब okay, जो भी लेगेसी ब्रांड्स है, जो मेरे केस में फिल्म्स की दुनिया, वहाँ बहुत सारे लोगों के लाइवलीहुड एट स्टेक होते हैं. इसलिए दे आर ऑप्टिमाइज फॉर मैक्सिमम मनी, दे आर नॉट ऑप्टिमाइज फॉर एजिलिटी. अगर 50 साल बाद दे कांट टेक रिस्क बिकॉज अमाउंट एट स्टेक इज वेरी हाई. अगर 50 साल बाद भी आप शुगर कॉस्मेटिक्स चला रहे हो, द वे यू आर बिल्डिंग नाउ, यू आर बिल्डिंग फॉर एजिलिटी इवन देन. Yeah, I'm saying that I'm going to take the brand where the consumer is going. तो मैंने figure out कर दिया है एक way कि like इंडिया के चप्पे चप्पे में जो लड़की सोच रही है कि उसको क्या चाहिए, मैं उसकी I have a window to her through the fact कि हमारे भी सोशल मीडिया पे 2.8 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम है, ऑन यूट्यूब 1.7 मिलियन. हम रोज़ रियल विमेन पे कंटेंट बना रहे हैं, तो रियल विमेन मेकअप लगा रही हैं, रियल स्किन इशूज, रियल चैलेंजेस ऑफ गोइंग थ्रू पब्लिक ट्रांसपोर्ट, नॉट लाइक परफेक्ट पीपल. तो रिलेटेबिलिटी ज़्यादा है, तो इसलिए हमें भी बहुत फीडबैक मिलता है ऑन सोशल मीडिया एंड ऑन थ्रू द फैक्ट कि हमारा डायरेक्ट टू कंज्यूमर बिजनेस बहुत ज़्यादा है, जहाँ हमारे और कंज्यूमर के बीच में 50 लेयर्स नहीं है ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, बिग बॉक्स रिटेलर, ये सारे नहीं है, डायरेक्ट है हमारी बात हो रही है. तो ये दोनों की वजह से मुझे लाइक वो जो पल्स है ऑफ द गर्ल इन येवतमल एंड द गर्ल इन दिल्ली आज की तारीख में बहुत स्ट्रॉन्ग है. अगर मैंने वो पल्स से अपना ध्यान छोड़ा तो रिस्क है. आई हैव टू कीप लर्निंग where this girl is going in terms of her, उसका emotional mindset क्या है, उसके सपने क्या हैं, उसके वो किस चीज़ों से उसको डर लगता है, वो जजमेंट का क्या डर है. मेकअप में इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि लोगों को जजमेंट का डर लगता है, तो वो जो 3 शेड लाइटर फाउंडेशन लगाते हैं वो प्रेशर में आके लगाते हैं ना, बिकॉज कि लोग बोलते हैं कि अरे डार्कर स्किन टोन इज़ नॉट प्रिटी, तो प्रेशर टू लुक फेयरर. वही तो है फिल्टर लगाते हैं जो हम फ़ोन पे टू मेक अस लुक फेयरर, वही हम फाउंडेशन में कर रहे हैं 3 शेड लाइटर. तो वो सारे जो अब अगर मान लो आज की तारीख में मेट्रो की लड़की इतनी इम्पैक्ट नहीं हो रही है, क्या ये सच्चाई टियर 2 टियर 3 में है कि नहीं है, ये मुझे रोज़ समझना पड़ेगा, बिकॉज नहीं तो मैं बना ही नहीं पाऊंगी प्रोडक्ट्स दैट कैन वर्क फॉर एवरी वुमन इन इंडिया.
मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो भी टियर 1 के ट्रेंड्स है जैसे मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, और ये मैं ऑनेस्टली खुद की एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, वो वाले ट्रेंड्स टियर 3 तक कितनी देर में पहुंचते हैं और क्या वो देरी घट रही है टाइम के साथ? बहुत फास्ट घट रही है बिकॉज एक्चुअली सोशल मीडिया इज़ अ ग्रेट यूनिफायर. तो मुंबई वाली लड़की भी टेलर स्विफ्ट को देख रही है और टियर 3 वाली भी टेलर स्विफ्ट को देख रही है. तो वो जो ओरिजिनल इंस्पिरेशन आती थी ऑफ क्या वेस्ट में क्या हो रहा है, कोरिया में क्या हो रहा है, वो सारा आजकल सब जगह पहुंच रहा है. एंड जो डिफरेंस होता था 5 साल पहले वो एक्सेस का होता था कि टियर 3 में आप सपने देख लो, सोशल मीडिया पे काइली जेनर को फॉलो कर लो, पर आपको एक्सेस नहीं था कि आप वो या तो आप वो कपड़े पहन सको या आप वो स्टाइल ऑफ मेकअप यूज़ कर सको. उसमें चेंज काफ़ी कम आया. तो मेरा मानना है कि जो एक्सपोजर है वो काफ़ी सिमिलर हो गया है इन टर्म्स ऑफ ट्रेंड्स का. एक्सपोजर टियर 1 से टियर 3 बहुत जल्दी पहुंच रहा है, पर जो करेज, जो एक एनवायरनमेंट का फैक्टर होता है, करेज टू एक्सप्रेस योर सेल्फ एंड गेट इन ऑन द ट्रेंड, वो बहुत अलग है, आज भी बहुत अलग है. तो टियर 2 टियर 3 में एक्चुअल ट्रेंड्स में जो दिख रहा है वो इतनी जल्दी चेंज नहीं होता है क्योंकि बहुत सारे एनवायरमेंटल सोसाइटल फैक्टर्स हैं. इतनी फ्रीडम अभी भी नहीं है जितनी मेट्रोज में है. सो आई वुड से यू सी देम ट्रेंड ट्रांसलेशन वेरी स्लो, बट एक्सपोजर पता सबको है. शायद लोग कुछ कुछ खरीद भी रहे हैं बिकॉज ऑफ ई कॉमर्स, बट उनको फिर पहन नहीं रहे हैं. जिस स्केल तक शुगर कॉस्मेटिक्स पहुंचा है, क्या आपको अब भी सोशल मीडिया से सेल्स मिलते हैं? हाँ, हम आज की तारीख में कलर कॉस्मेटिक्स में 3rd लार्जेस्ट ब्रांड है इंडिया में. एंड सोशल मीडिया आज भी हमारी मार्केटिंग एंड सेल्स का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है. Instagram, YouTube, even Facebook, for both performance marketing but also content. I think I would say आज की तारीख में शायद ऑलमोस्ट 40% ऑफ आवर कस्टमर्स हमें ऑफलाइन खरीदते हैं स्टोर्स में, पर 90% की डिस्कवरी ऑफ द ब्रांड एंड लर्निंग कि ये ब्रांड क्या है वो डिजिटली हो रही है आज भी. सो आई थिंक एंड ये तो हम तो एक डिजिटल नेटिव ब्रांड हैं जो पैदा हुए हैं इस डिजिटल ईरा में. पर इवन आप लेगेसी ब्रांड्स को देखिए, आज की तारीख में डिसीजन ऑफ क्या खरीदना है वो इन्फ्लुएंस डिजिटली ऑलमोस्ट 80-90% हो रहा है. तो शायद खरीदारी आज भी 70-80% ऑफलाइन हो रही है और जो होती रहेगी बिकॉज ऑफ कोर्स इतनी सारी इंडिया में दुकानें हैं जो चलती रहेंगी. पर वो जो इन्फ्लुएंस है कि मैं क्या खरीदूँ, उसका डिसीजन वो लड़की स्टोर में खड़े होकर फ़ोन पे कर रही है, सोशल मीडिया पे देख रही है, इन्फ्लुएंसर से कर रही है, रिव्यूज़ पढ़ रही है. ऑल ऑफ दैट हैज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट. जो पहले सेल्स गर्ल कंट्रोल करती थी स्टोर में, वो सारा कंट्रोल आज डिजिटल हो गया है. मैं ऐसे सवाल आपको पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स शो को देख रहे हैं एंड आई फील कि बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स की कॉमन प्रॉब्लम मार्केटिंग होती है, पर हर किसी की मार्केटिंग आज सोशल मीडिया पर स्टार्ट होती है. I'm just curious to know अगर at your scale also. Yeah, okay. It's very important. It is, I think, but not everybody wins. I think सब लोग ना एक रैट रेस में पड़ गए हैं जहाँ लाइक कोई प्रोडक्ट में भी ट्रेंड आता है. जैसे एक ट्रेंड आया था बीच में विटामिन सी सीरम. तो आज आप अमेजोन पे देखो, तो आप अमेजोन पे सर्च करोगे विटामिन सी सीरम तो 400 पेज की लिस्टिंग आएगी, 400-500 पेज की. एंड आप 40वें पेज पे भी जाओगे ना तो वो सेम लुकिंग प्रोडक्ट्स एज फर्स्ट पेज पे. सिमिलरली आप जब कंटेंट देखोगे आजकल नए ब्रांड्स के, वो सेम चीज़ कर रहे हैं जो लाइक जो ट्रेंड में आई है या जो चली है. अगर किसी ने लाइक मेकअप में एक एजुकेशनल रील बनाई तो फिर सब लोग वही बना रहे हैं. दैट इज़ अ प्रॉब्लम बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इसमें ओरिजिनलिटी बहुत मैटर करती है. एंड एंटरप्रेन्योर के लिए वो इंस्टिंक्ट होना कि मैं अपनी ब्रांड की पहचान, एक यूनिक आइडेंटिटी कैसे बनाऊं, बहुत ज़रूरी है. विच इज़ वाई माई सजेशन टू ऑल द एंटरप्रेन्योर्स वॉचिंग दिस इज, वो भेड़ चाल में मत घुसो. आई थिंक वो शॉर्ट रन के लिए अच्छा होता है 1-2 साल, पर 1-2 साल में ना किसी भी एंटरप्रेन्योर के पैसे नहीं बनने. पैसे आपके या सक्सेस या
some ability to feel grateful for what you have. आना है 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में. अगर आप 10 साल 15 साल की सोचोगे तो आप फिर ये कॉपीइंग वाला, मतलब कॉपीइंग नहीं बट जो सब कर रहे हैं सेफ रास्ता नहीं लोगे. आप अपनी पहचान बना के कुछ यूनिक प्रोडक्ट, कुछ अलग करो, कंटेंट में कुछ अलग करो. आई थिंक दैट्स गोना मेक अ डिफरेंस. एंड द वन बिग थिंग दैट आज हाइजीन हो गई है, विच इज यूजिंग ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अपनी स्टोरी बताओ, सामने आओ, छुपो मत स्क्रीन के पीछे. बिकॉज द ओनली थिंग दैट इज डिफरेंट बिटवीन ब्रांड ए एंड ब्रांड बी, अगर सब कुछ सेम है, इज द पर्सन बिहाइंड इट. तो आप अपनी स्टोरी को सामने लाओ. बिकॉज जेनजी कंज्यूमर्स ही ज़्यादा अभी टाइम स्पेंड कर रहे हैं ऑनलाइन, एंड वो बहुत केयर करते हैं अबाउट ब्रांड्स दैट हैव अ पर्पस, दैट आर ऑथेंटिक, दैट हैव अ स्टोरी. उनको बहुत क्यूरियोसिटी है उसको लेके. एंड जब आप ये सारा शेयर करते हो तो उससे आपको सीखने को भी मिलता है, आपकी अलग पहचान मिलती है. सो ईदर ट्राई टू फाइंड अ यूनिक मार्केट या यूनिक प्रोडक्ट, यूनिक ब्रांड स्ट्रैटेजी, कंटेंट स्ट्रैटेजी, एंड एटलीस्ट पुट योर सेल्फ आउट देयर बिकॉज यू आर यूनिक. बट इनमें से एटलीस्ट 2-3 चीज़ें तो कोशिश करो. सब में कॉपी पेस्ट करोगे तो 2-3 साल बढ़ जाएगा, पर 10 साल में आपकी ब्रांड यादगार नहीं रहेगी. इंग्लिश में एक शब्द है कॉन्शियंशियस. मतलब जो क्लास में सबसे बेस्ट स्टूडेंट्स होते हैं, जो स्पोर्ट्स में भी अच्छे होते हैं, जो हर कुछ अच्छे से ही करते हैं, उन्हें कॉन्शियंशियस कहा जाता है. आई थिंक आप एक कॉन्शियंशियस स्टूडेंट के बेस्ट केस सिनारियो हो. सीरियसली दो. मतलब और पता है एक और नैरेटिव होता है कि जो लोग टॉपर होते हैं ना, वो एक्चुअली लाइफ में कुछ एक्चुअली नहीं करते. क्योंकि टॉपर्स को इतनी जीतने की आदत होती है कि द मोमेंट फर्स्ट टाइम फेलियर हिट्स, दे कांट हैंडल इट. एंड कुछ भी आप कर नहीं सकते बिना रिस्क लिए. तो बिकॉज हमने फेलियर्स देखे नहीं है, हमें रिस्क तो लेना ही नहीं है लाइफ में. हमें सब कुछ सेफ खेलना है, क्योंकि हमें इतनी जीतने की आदत है, हमें बेस्ट होने की इतनी आदत हो जाती है दैट जब पहली बार जब तमाचा लगता है, जो सबको लगता है, तो माई हैंडल करना मुश्किल होता है एंड हम उसको फिर अवॉइड करते हैं, तो हम और रिस्क अवर्स हो जाते हैं. पर यू गिव मी अ टॉपर हु इज एबल टू टेक रिस्क्स एंड डील विद फेलियर्स, I can tell you they'll do well. क्योंकि the problem is कि वो आदत, whereas जो backbenchers हैं, they don't have anything to lose and it's very powerful, right? मतलब at the end of the day शर्म ही नहीं होती. हाँ, जब आपको when you have nothing to lose, you're at rock bottom, बहुत empowering place and you should use it. मतलब टेक ऑल द रिस्क्स, ट्राई डिफरेंट थिंग्स, फेल एट डिफरेंट थिंग. लोगों ने तो आपको, पेरेंट्स ने ऑलरेडी ये तो निकम्मा है, राइट? तो अभी उससे वर्स क्या होगा? एंड आप 3 चीज़ें ट्राई करो, फेल करो, आपको वो फेलियर से जो सोसाइटी क्या बोलेगी उसकी परवाह ही नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी वो निकम्मा समझ रहे हैं. फिर जब वो 3-4 फेलियर्स के बाद आप कुछ बड़ा करोगे तो तब अनलॉक होगा. तो आई थिंक एंड ये मैंने बहुत देखा है, लाइक हमारे तो एक्चुअली रिसर्च होती है कि व्हेन यू लुक एट IIT IIM के बैच के लोग ओवर 25 साल, तो कौन लोग क्या ट्रेट्स होते हैं. देयर इज़ नो कोरिलेशन बिटवीन मार्क्स, कोई कोरिलेशन नहीं होता है आप कितने एक्स्ट्रा करिकुलर में थे, कोई कोरिलेशन नहीं है आप कितनी कैंपस में पोजिशंस पे थे, उन सब का कोई कोरिलेशन नहीं होता है इन हाउ वेल यू डू. फाइनली कुछ लोग ऐसे होते हैं जो somehow because of certain circumstances कुछ वाइल्ड मून शॉट्स ले लेते हैं, कुछ क्रेजी करियर का को ट्राई कर लेते हैं, कुछ बड़ी रिस्क ले लेते हैं, एंड उससे जो उनको मिल जाता है दैट इज़ अ बिग अनलॉक. अब उसके लिए उन्होंने 100 बार जो फेल किया वो तो किसी को पता ही नहीं है, पर लोग वो देख रहे हैं कि उन्होंने जो अनलॉक किया. तो इसलिए आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी वे टू प्रिडिक्ट. एंड फाइनली जितना भी डेटा निकला है, प्रिडिक्टिंग सक्सेस का एक ही कॉमन फैक्टर है अक्रॉस द वर्ल्ड, वेदर आप एंटरप्रेन्योरशिप लो, कॉर्पोरेट करियर लो, आर्मी में सक्सेस लो, एंड दैट इज ब्रेकअप. बहुत ज्यादा रणबीर कपूर इंस्पायर्ड हो. बताइए. दैट इज ग्रिट, विच इज द मतलब अब कि आप गिर के उठना आता है कि नहीं. दैट्स द वन कॉमन थिंग फॉर कॉलेज में सक्सेस टू लाइफ में. तो दैट इज द ओनली. बाकी सब टॉपर वॉपर इज कॉन्शियंशियस होने से कुछ नहीं होता अनफॉर्चुनेटली. ऐसा लगा कि आज मैंने एक टॉपर से बात करी, बट स्टिल आप एक टॉपर हु हैज फेस्ड फेलियर हो, और मैं खुद एक बैक बेंचर हूँ जो बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है, इसलिए मैं भी खुद को नैरेटिव में लाता हूँ हमेशा. लाना ही चाहिए. हाँ, इसलिए नाम ऑफ द पॉडकास्ट इज द रणवीर शो. विनीता सिंह,
थैंक यू Thank you. बहुत This मजा आया was आपसे fun. बात करके। आपके जाने से पहले आपको कुछ सिलेब वाइब वाली चीजें करनी है, क्योंकि आप Oh अब my एक सिलेब हो। God. तो ये हमारा करेज कैन है, Oh wow, thank you so much for this. ये हम दिल में रखते हैं। अच्छा so smart and politically correct. हाँ, तो उस क्या ब्लैंक स्पेस में, ब्लैंक स्पेस मेरा फेवरेट टेलर स्विफ्ट गाना है, जस्ट सेइंग। Oh nice. You're a Swiftie. मैं तो हूँ स्विफ्टी। ऑन बिहाफ ऑफ टीम टीआरएस एंड टीम माउंटेन ड्यू, ये एक सोवेनियर है हमारी तरफ से Wow. for Thank being on the you. show and Oh part wow, of this. I love the jacket. Or Thanks. like a full biker chick vibe. Love it. For this special series. And finally, क्योंकि आप लाइफ की टॉपर हो, ये हमारी ओर से आपके लिए एक स्पेशल अवार्ड है। दिस इज द डर के आगे जीत है करेज अवार्ड। थैंक यू Thank you, but please मुझे टॉपर बोलना बंद करो. स्ट्रीट स्मार्ट टॉपर। थैंक यू, ये आपके लिए फॉर एवरीथिंग दैट यू टॉट अस टुडे। बहुत मजा आया आपसे बात करके, एंड आई एम श्योर अब फिर से शो पर लौट कर आएंगी, बट लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। Thank you. थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये था आज का पॉडकास्ट, और यही होती है आज के ज़माने के पॉडकास्ट की खासियत, क्योंकि एक ज़माने में हम सिर्फ पास्ट को कवर करते थे, पर मैं ये मानता हूँ कि आज के ज़माने में आप लोगों की वजह से, ऑडियंस की वजह से, लोग प्रेजेंट माइंडसेट और फ्यूचर प्रिडिक्शंस के बारे में जानना चाह रहे हैं पॉडकास्ट के थ्रू। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि आपको ये वाला पॉडकास्ट कैसा लगा, क्योंकि जब मैं एंटरप्रेन्योर से बात करता हूँ मुझे बहुत मज़ा आता है। जो हमने कॉन्वर्सेशन के दौरान कहा कि एंटरप्रेन्योर्स ना बहुत मेंटल ट्रॉमा से गुजरते हैं, और उस मेंटल ट्रॉमा की वजह से कैरेक्टर बिल्डिंग हो जाती है। एंटरप्रेन्योर्स को उस कैरेक्टर बिल्डिंग करने के लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत लगती है, एंड दैट्स व्हाई आई एन्जॉयड द हेक आउट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन विथ विनीता सिंह। आपका फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए, पर माउंटेन ड्यू इंडिया के इंस्टाग्राम पेज पर भी जाइए, और वहाँ का जो टॉप पोस्ट है उस पर कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने डर से जीत तक की कहानी विद द हैशटैग डर के आगे जीत है स्टोरीज। आप में से 5 लकी विनर्स को मुझसे मिलने का मौका मिलेगा। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइस, इस सीरीज को फॉलो करते जाइए, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल फियर थीम्ड सीरीज से मैं बहुत सीख रहा हूँ। आई फील कि मेरी थोड़ी कैरेक्टर डेवलपमेंट हो रही है हर पॉडकास्ट के साथ, एंड आई एम श्योर कि आप भी इस सीरीज़ को बहुत एंजॉय कर रहे हो। तो प्लीज़ कमेंट्स में मेरे से बात करिए, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ने की कोशिश करूँगा। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम रणवीर, विल सी यू वेरी वेरी सून।